नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। गुजरात मॉडल के दम पर नरेंद्र मोदी जी दिल्ली जा पहुंचे थे और इसी गुजरात मॉडल का अहम हिस्सा यानी कि रोजगारी। पर इस रोजगारी की जो धरोहर थी उसको अभी के मुख्य प्रधान विजय रूपाणी जी शायद ठीक से संभाल नहीं पाए। शायद पहले रोजगारी का बीज बोया गया, पानी भी दिया गया, पौधा भी उग निकला, पेड़ भी उगा, लेकिन पेड़ पर आम नहीं दिखे। इसे अगर समझा जाए तो किसी भी चीज को अगर जानना हो तो उसकी गहराई में जाना चाहिए, उसकी नींव को देखना चाहिए। मुहावरे भी होते हैं, अक्सर सब कुछ कह जाते हैं कि बोया बीज बबूल का। तो ठीक है, लेकिन ये मुहावरे कहने का समय नहीं है। यूपी और बिहार की अगर हम बात करें तो वहां पे भाजपा ने गुजरात की ही रोजगारी का मुद्दा भी दिखाया था, लेकिन गुजरात की रोजगारी को ठीक से संभालने में शायद मुख्य प्रधान विजय रूपाणी जी नाकामयाब रहे। दरअसल सरकारी आंख ने ही इस चीज की पोल खोल डाली है। विधानसभा में इसी तरीके के कुछ आंक प्रस्तुत किए गए। गुजरात में बेरोजगारी की संख्या 4,12,985 है। बस इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्नेहल जोशी भाजपा से जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो स्नेहल जी, आपका स्वागत है के न्यूज़ में। नमस्कार। क्या लगता है मुख्य प्रधान विजय रूपाणी जी के राज में ये बेरोजगारी कैसे बढ़ गई? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो गुजरात की आदरणीय विजय भाई रूपाणी की जो सरकार है, उन्होंने हर तरीके से रोजगारी मिले, रोजगारी के साधन स्रोत यहाँ पर हो, उसका पूरा ध्यान रखा गया है। पिछले कुछ महीनों में पूरे विश्व को पता है कि कोरोना काल था, तो शायद उसकी वजह से कुछ दिक्कतें आईं, पर उसमें भी श्रमिकों के साथ रहकर और युवाओं के साथ रहकर ये जो प्रयास है वो जारी थे जी। लेकिन जो दर सामने आया है, अगर हम बात करें तो गुजरात के ही पूर्व मुख्य प्रधान शंकर सिंह वाघेला जी ने ट्वीट किया था कि 3 लाख से ज्यादा शिक्षित बेरोजगार है। अगर 20,566 बात करें तो वह अर्ध शिक्षित बेरोजगार है, यानी शिक्षित बेरोजगार और अर्ध शिक्षित बेरोजगार, नहीं कि श्रमिक। नहीं, ये सब टर्मिनोलॉजीज जो है वो समय समय पे आती है, बदलती रहती है, पर हम ये बात नहीं, यानी आपका कहने का क्या ये मतलब है कि शंकर सिंह वाघेला ने पुराना डेटा रखा है? नहीं, देखिए, ये जो बात है मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि गुजरात में हम देखें तो लॉजिकली 25 लाख श्रमिक यहाँ से गए, तो जब ही गुजरात इतना सक्षम है कि अपने आसपास के राज्यों के भाई बहनों को वो रोजगार दे सकता है, तो यहाँ एक तो बेरोजगारी की कोई अवकाश ही उसका कोई नहीं है आज के दिन में। लेकिन अगर बेरोजगारी की हम व्याख्या देखने जाए तो ऐसा नहीं है कि जिसके पास नौकरी नहीं है वही बेरोजगार है। अगर किसी की स्किल्स ज्यादा है, किसी के एजुकेशन ज्यादा है, अगर उसको उस लेवल का काम नहीं मिलता तो भी वो बेरोजगार में उसकी गिनती होती है। तो अभी आप श्रमिक के मुद्दों को इनके साथ जोड़ेंगे तो आई थिंक उचित नहीं रहेगा। बाहर से लोग आते हैं, लेकिन किस लिए? मजदूरी के लिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता, क्योंकि मेरे बहुत सारे भाई बहन जो है वो काफ़ी कॉरपोरेट्स में भी काम करते हैं जो बाहर से आते हैं। मतलब एक पूरा वर्ग है कि जो हिंदुस्तान के अलग अलग प्रांत से आकर गुजरात में बसते लेकिन हैं। अगर देखा जाए तो एम्प्लॉय मतलब किसी भी चीज यानी कंपनी जो होती है उसके लिए एक नॉर्म्स होता है गवर्नमेंट का कि आपको इतने तो स्थानिक लोगों को ही मतलब रोजगारी देनी जी जी जी, जी। तो हमारे वहाँ तो ये ऑलरेडी फुलफिल्ड है, और यहाँ पर इतने सारी कंपनीज है, आपने देखा होगा इस बार के बजट में। और मैं एक सिंपल बात कहना चाहता हूँ कि पिछली साल दिसंबर में जो इलेक्ट्रिक का कंजम्पशन था उसके मुकाबले इस बार ज़्यादा है। इसमें देखिए, ये कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं कि जिसके थ्रू हम किसी भी राज्य की या किसी भी प्रांत की वहाँ रोजगारी कैसी है, वहाँ के बिजनेस कैसे चल रहे हैं, उसका हम निराकरण, मतलब उसका हम जायज़ा ले सकते हैं। तो उसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण चेक पॉइंट ये है कि पिछले दिसंबर के मुकाबले इस दिसंबर में जो इलेक्ट्रिक कंजम्पशन था वो काफ़ी ज़्यादा था जी। लेकिन अगर बात करें बजट में ही 2 लाख लोगों को मतलब रोजगारी देने की बात कही गई। जी, ये हमारे आदरणीय नितिन जी पटेल ने जो बजट जारी किया उस पे कहा गया है कि 2 लाख लोगों को हम सरकारी नौकरी देंगे, उसका प्रावधान है। और उसके बाद 20 लाख नौकरी और उद्योग, ऐसे 20 लाख लोगों को नौकरी मिले उस प्रकार से सरकार ध्यान रखेगी।
लेकिन हाल ही में एक डेटा आया है, ठीक है, और वो भी सरकारी आंकी है कि महिसागर, खेड़ा, मोरबी, नर्मदा, नवसारी, भरूच, जूनागढ़, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, कच्छ, दाहोद, वलसाड़, तापी और डांग ऐसे 15 जिले हैं कि जहां पर एक भी व्यक्ति को पिछले, अगर हम 1-2 साल की बात करें, तो कोई भी सरकारी नौकरी नहीं मिली। नहीं, देखिए, सरकारी नौकरी में रीजन तो कभी भी क्राइटेरिया नहीं होता, वो आपको भी पता होगा। सी इट इज लाइक एन एग्जाम कि उसमें जो जो पास होते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है, जैसे हम बात करें यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रामीण इलाके हैं, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा। नहीं, ये एक स्टैटिस्टिकल जो आपके पास डेटा है, मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि जो भी मतलब जो विद्यार्थी या जो भी युवा वो परीक्षा देते हैं, उसका एक सेट क्राइटेरिया है, उसमें जो पास होते हैं उनको मिलती है। सो ये स्टैटिस्टिकल, मतलब आपका कहने का ये मतलब है कि ये जो 15 जिले हैं उसमें एजुकेशन का स्तर कम है। सरकार की नहीं मतलब नहीं, यानी नॉलेज नहीं होगा ना, जैसे कि अगर एजुकेशन यानी ठीक से पढ़ाई नहीं मिलती है बच्चों को, अध्यापक अच्छा नहीं सिखाते, तो वो कहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास कर पाएंगे? नहीं, इस प्रकार से जनरलाइज करना भी मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि हर एक आप देखेंगे, मतलब टीवी में भी कि आईएएस आईपीएस तक एकदम गरीब घर के मेरे हिंदुस्तान के बेटे बेटियां, गुजरात के बेटे बेटियां भी पढ़ते हैं और जाते हैं। तो मैं ये ऐसा नहीं कहना चाहूँगा, एक चीज़ है। और दूसरी चीज़ है कि मुद्रा योजना जो प्रधानमंत्री जी ने की है, उसके हिसाब से काफ़ी सारे युवाओं को वो लोग अभी जॉब देने वाले बन गए। वो बहुत महत्वपूर्ण है। पहले वो जॉब ढूंढते थे, आज मुद्रा योजना की वजह से उन्होंने अपनी छोटी छोटी इकाइयां शुरू की है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, उस प्रकार की छोटी छोटी इकाई खुद की शुरू करके उनके गांव के आसपास के लोगों फिर को। भी अगर जैसे कि आप बोल रहे हो, अगर किसी ने एंटरप्रीनियरशिप स्टार्ट की है या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ले लो, या तो फिर कोई घर गत्थू उनका मतलब कामकाज ले लो, तो फिर बेरोजगारी के आंख में वो नहीं आते ना। नहीं, बेरोजगारी का आज जो दर है वो 3% से भी कम है। दूसरी बात यह है कि आज जो कोरोना का ये समय गया, वो सबके लिए डिफिकल्ट था। लेकिन मतलब बात की जाए, अगर नरेंद्र मोदी यहाँ पर मुख्य प्रधान थे तब के आंक देखे और विजय रूपाणी जी के काल के आंक देखे, तो उन्होंने मतलब उस स्तर से काफी बढ़ोतरी हुई है बेरोजगारी की। डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग जो है न्यू दिल्ली में, उसके आंकड़े जारी होते हैं, तो उसमें 2002 से लेकर लगातार गुजरात ही ऐसा एक राज्य है कि जो सबसे ज्यादा प्लेसमेंट करवाता है। तो उस प्रकार से गुजरात में से ही जो लोग हैं, वो पूरे हिंदुस्तान के मुकाबले काफ़ी सारी जगह पे प्लेसमेंट में गुजरात के लोगों का, गुजरात के सरकार की जो स्कीम्स है वो सफल है, तो उसका योगदान रहता है। तो मुझे नहीं लगता कि वो कंपैरिजन करना ठीक रहेगा। उसका कारण ये है कि आज की डेट में जो जो उद्योग है, जैसे फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें काफ़ी सारा बजट दिया गया है इस बार, तो उसमें इट इज़ सेकंड मोस्ट दिस एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग बिजनेस। सो प्रोबेबली ऐसा होगा कि आने वाले सालों में, जैसे कि अभी तो मेट्रो के वक्त भी ये बोला गया था कि मेट्रो आएगी, लोगों को रोजगारी मिलेगी, लेकिन उसके बाद भी मतलब कितने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर अभी चुनाव काल में ही हमने देखे कि हमको तो शायद पता भी नहीं था, उतनी योजनाएं, उतने काम भाजपा के प्रवक्ताओं ने गिनवाए, तो लेकिन उससे तो मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं रोजगारी कम हुई है। नहीं, मैं वही आपको समझाना चाहता था कि अभी तो, क्योंकि होता यह है कि ऐसा नहीं है कि सरकार बोलती है ये योजना, लेकिन उसकी फिर वो होता है कि किसी प्राइवेट कंपनी को उसका टेंडर दिया जाता है या कामकाज दिया जाता है, यानी कि वो जो लोग आते हैं वो मैनेज करते हैं। ये देखिए, रोजगारी की बात कहां से आई? रोजगारी जो परिभाषा है उसका मतलब उसकी बहुत सारे स्लॉट्स है कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा, कोई अपना खुद का जो कंपनी चला रहा है वो एम्प्लॉइज को रखेगा। तो इस प्रकार से अर्धशिक्षित बेरोजगारी होती है, शिक्षित बेरोजगारी होती है, वो सारे क्राइटेरिया मुझे बखूबी पता है। हमारी सरकार जो है, अगर हम शिक्षित की बात करें, अर्धशिक्षित, चलो कोई नहीं पढ़ा है उसको, वो बेरोजगार हो सकता है, शिक्षित बेरोजगार और अर्धशिक्षित बेरोजगार, वो भी गुजरात से कैसे हम एक्सेप्ट कर ले? अगर गुजरात इतना ग्रोइंग है, वही गुजरात मॉडल के दम पर नरेंद्र मोदी जी दिल्ली पहुंचे थे, ठीक है, और उसके नरेंद्र मोदी जी के दिल्ली पहुंचने के बाद मुख्य प्रधान विजय रूपाणी जी के पास में ये जिम्मा था संभालने का। और अगर हम बात करें वाइब्रेंट गुजरात की, तो वाइब्रेंट गुजरात तो कितने समय से चला आ रहा है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे बेरोजगारी मतलब इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है? नहीं, आप वाइब्रेंट गुजरात की अगर बात करें तो एफडीआई की बढ़ोतरी हो रही है लगातार, तो वो तो बहुत ही सफल है, वो हम कह सकते हैं। आज की तारीख में अगर लोगों को रोजगारी नहीं मिलती तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं, रोजगारी नहीं मिलती, ये एक
ये क्या है, ये काफी लोग मुहावरा बना देते हैं जो विरोध पक्ष के लोग हैं, क्योंकि वो कुछ कर नहीं पाते। अब यानी देखिए आपके आज कहने का प्रजा ये के मतलब है कि सामने मतलब अगर विपक्ष के तौर पे देखो तो अब तो तीन मैं गिनूंगी, जैसे कि आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, ठीक है, अगर हम निर्दलीय कोई ले ले, यानी आपका कहने का ये मतलब है कि वो लोग गलत आंक रखते हैं और लोगों को मतलब दोहरा देते हैं नहीं, मुद्दे ये से। स्पष्टता होनी चाहिए। आज की गुजरात की जो परिस्थिति है उसमें हमारे आदरणीय विजय भाई रूपाणी जी है मुख्यमंत्री, उन्होंने 14,000 करोड़ का एक आर्थिक पैकेज भी दिया है कि वहाँ उद्योग और व्यापार बढ़े। तो हमारे ये जो सरकार की जो भूमिका है वो उद्योग व्यापार को बढ़ाने की है, जिसपे ये फोकस कर रहे हैं, और उसके जो आउटकम होगा उसमें रोजगारी और नए नए बिजनेसेस, छोटे छोटे एंसिलरीज भी खुलेगी, रोजगारी भी मिलेगी। तो इस प्रकार से एक ओवरऑल बड़ा पिक्चर देख के सरकार काम कर लेकिन रही है। आप जो बात कर रहे हो मतलब जो योजना की, लेकिन उससे बड़ा तो वाइब्रेंट था ना। अगर वाइब्रेंट में लोगों को रोजगार नहीं मिला तो क्या नहीं, इस आप योजना देखिए से मिल आज सकेगा? नहीं, आज उड़ने वाली एक कोई जो मशीन है, कार, कहने का मतलब उसका ये है उसकी कि फैक्ट्री मतलब गुजरात में नरेंद्र लग रही है। मोदी के तो काल में उसका अगर मैं मतलब ये है, बेरोजगारी का दर देखूं और अब का देखूं तो इतना हाई कैसे पहुंच गया? यानी कि नरेंद्र मोदी जी आप जब तक थे तब तक हम बखूबी यहाँ वो नहीं, हम यहाँ जब करते थे बैठे रिक्रूट। हैं, हम यहाँ बैठे, वो कोरोना काल के मतलब अंत में है। अभी वैक्सीनेशन शुरू है, लोग धीरे धीरे घर से वापस आ रहे हैं, लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, स्टूडेंट्स कॉलेज में धीरे धीरे आना शुरू हुए हैं। तो ये जो माहौल है वो बनते, इसमें अगर आप पिछले साल की कहीं भी विश्व में कहीं से भी आप आंकड़े निकालेंगे तो वो दूसरों के बनिस्बत कम होंगे। वो एक क्लियर लेकिन चीज मैं है। बात कर रही हूँ नरेंद्र मोदी जी जब थे तब, यानी कि 7 साल पहले की बात गिन लो। और ये जो मैं आपको पूरा ओवरऑल एनालिसिस बता रही हूँ, यानी कि वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं 2021 की बात कर रही हूँ कि नरेंद्र मोदी के में जो बेरोजगारी का दर था वो अभी बढ़ गया। मैं 21 की नहीं, मैं 20 की बात की कर रही हूँ, मैं 19 की भी कर रही हूँ और मैं 18 की भी कर रही हूँ। नहीं, उसमें जो दर है वो अभी 3% के आसपास ही है, उसकी कोई पर बढ़ोतरी पहले का मतलब पहले का क्या था 1 पॉइंट, वो भी तो बताइए आप लोगों को। नहीं। वो आपकी बात जो मैंने अभी फिर से कहा कि जैसे एक्सपेंशन होता है चारों ओर, तो मतलब जनसंख्या भी किसी भी प्रांत की, किसी भी राज्य की बढ़ती रहती है। लेकिन तो आंकड़े जनसंख्या आंकड़े में उसके जिस तरीके मुकाबले की होते हैं। बढ़ोतरी नहीं हुई उतनी तो हो आंकड़े गई ना। नहीं, और नहीं, आप जो बोल रहे हो जनसंख्या, तो 7 साल का बच्चा जो है अभी जो, वो तो जाएगा नहीं जॉब ढूंढने। नहीं, वो तो आपकी बात अरे आप बराबर है, जो पर बोल रहे कभी हो तो मतलब आप मतलब जो रेट बता रहे हो, अगर हम नवयुवान गिन ले मतलब काम धंधे रोजगारी की, तो वो एज का भी आंकड़ा सामने आया, उसमें उतनी बढ़ोतरी नहीं हुई जितनी बेरोजगारी के दर में हुई है। नहीं, नहीं, मैं और फिर ये से आपको आंकड़े कहना कहीं ना चाहूंगा कहीं कि सरकार ने ही नहीं, नहीं, रजू करे हैं और ये उनकी वेबसाइट पर ही देखने को मिलते नहीं, हैं। पर ये सरकार तो ट्रांसपेरेंट है, जो भी होगा वो बताएंगे। मैंने कहा कि अभी कोरोना का समय गया, मैं आपको बार बार यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि अभी जो कोरोना का समय था उसमें बहुत ही कठिन परिस्थिति थी। लोगों को खाना पीना देना, श्रमिकों का ध्यान रखना, लोगों की स्वास्थ्य का ध्यान रखना, लॉकडाउन में सभी रूल्स रेगुलेशंस ठीक से हो, किसी को तकलीफ ना हो, ये सब चीज़ों में ये लाजमी है कि काफी लोगों की छूट गई होगी या तो नहीं जा पाए होंगे जॉब पे, बिकॉज लॉकडाउन था। पर जो तो जा पाए कोरोना वॉरियर्स, सफाई कर्मी ले लो, अस्पताल में डॉक्टर ले लो, वो तो यही वेतन के चलते ही हड़ताल पर उतर गए थे। फिर ये कैसा सरकार का आयोजन नहीं, वो हड़ताल कि को ही जरूरत थी तो नहीं, कोरोना ऐसी काल में नहीं, भी उन्होंने काम दिया, आप आपकी सोचिए, सेवा दी। नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये बात करना मेरे हिसाब से बहुत गलत होगा, क्योंकि कोरोना वॉरियर्स की चिंता करके तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी बाद में वैक्सीन ली, उनके स्वास्थ्य की चिंता पहले की गई, एक बात। दूसरी बात यह है कि ये जो भी छोटी मोटी हड़ताल है वो कोई छोटी सी इकाई में हो सकती है। ऐसा नहीं था कि पूरे पूरे गुजरात के सब लोग हड़ताल पे चले गए, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो कभी कोई इकाई में कुछ तकलीफ हुई तो कुछ लोगों ने विरोध ऐसा व्यक्त किया, और ये अपना जो डेमोक्रेसी में उनका हक है तो उन्होंने किया, और वो तुरंत सॉल्व भी हो गया था। तो इस प्रकार से कोई ऐसी घटना नहीं है कि हम बेरोजगार हो गए, ऐसा कोई कोरोना फ्रंटलाइन वॉरियर्स का ध्यान लेकिन पूर्णतः रखा गया है। विधानसभा गृह में जो पेश किए गए वो आंकड़े क्या है फिर? नहीं, ये जो मैंने वही आपको कहा कि ये जो आंकड़े हैं उसका अभी जो बजट है उसके साथ अगर आप इसका कंपैरिजन देखें तो आने वाले साल में काफी बढ़ेगा। और मैंने फिर से आपको मैं कहना चाहता हूं कि काफी सारे चेक पॉइंट्स है कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल काफी ज्यादा आया। आज भी कोरोना जब भी चल रहा था तभी भी एफडीआई चालू था, मतलब लोगों को यहाँ पे इन्वेस्ट करना था गुजरात में। तो ये बताता है कि गुजरात की जो प्रगति है वो चल रही है, और अगर किसी भी राज्य की प्रगति ठीक से होगी, उसके व्यवसाय और सब चलेंगे, तो ये
उनके लोगों को रोजगार जरूर मिलेगा। और मैं तो यही कहता हूँ तो कि ये तो अभी का है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आप 2 करोड़ से ज्यादा मतलब आया है 2,000 करोड़, उससे जो पहले की बात करें तो तब भी तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता था, ऐसा तो नहीं है कि इसी साल आया। मतलब अगर हम विजय ये रूपाणी बढ़ता जी के जाता है। कार्यकाल की जो बात कर ले हम तो नहीं, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि ये बढ़ता जाता है एक्चुअली, तो वो एक अच्छा साइन है गुजरात के लिए कि गुजरात में पूरे विश्व के लोगों को अभी भी विश्वास है भारतीय जनता पार्टी की, ये विजय रूपाणी जी की सरकार और केंद्र में मोदी जी की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उस पे हमारे देश को तो है ही। वो जो हमने चुनाव में देखा कि लोगों ने कितना अच्छा समर्थन दिया, और बाहर की इंडस्ट्रीज, बाहर के जो बड़े बड़े व्यापारी है उनको भी है। आप पूरे विश्व की अच्छी कोई भी ब्रांड बोलिए, वो आज की तारीख में वो इंडिया में मैन्युफैक्चर करने के लिए तैयार है। उसमें आप आईफोन ले लीजिए, आप टेस्ला ले लीजिए, वो सभी लोग यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट्स। तो जब भी पूरे वैश्विक दौर पे ये लोग सब यहाँ प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, तो मुझे भरोसा है कि गुजरात का जो इकोनॉमी और वो ये है वो परफेक्ट चल रहा है, और उसके हिसाब से आगे रोजगारी का लेकिन प्रश्न आप जो गायब बात हो कर रहे हो वो जाएगा। समग्र भारत देश की है, अगर हम बात करें तो गुजरात राज्य की है। जो भी कंपनियां इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है तो जरूरी नहीं है ना कि वो गुजरात में आएगी। महाराष्ट्र ले लो, बेंगलुरु ले लो, हैदराबाद देख लो, दिल्ली ले लो। नहीं, वो आपकी बात सही है, पर गुजरात आप अगर देखें तो आज से पहले से लेके अभी तक तो गुजरात इज लाइक वन ऑफ द टॉप 5 स्टेट्स वेयर पीपल वांट टू इन्वेस्ट। तो गुजरात का कोई ऐसी तो परिस्थिति आज है नहीं कि जैसे लेह लद्दाख है उसमें बहुत विषम परिस्थिति है, ऐसा है। यहाँ पे सब कुछ प्रतिकूल है। जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर मुख्यमंत्री थे तभी से ये जो रोड है, नेटवर्किंग है, बिजली है, आज इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस है गुजरात में। तो ये सब चीजें बहुत अच्छी है, और ये सब चीजें देखकर ही फॉरेन के लोग, फॉरेन कंपनीज जो है रादर, वो इन्वेस्ट यहाँ पे करना चाहती है। आपका ऐसा कहना है कि फॉरेन कंपनी इन्वेस्ट यहाँ पर करना चाहती है, लेकिन अगर मैं बात करूँ इंडिया की ही एक कंपनी की जिसने भी एक प्लांट की शुरुआत की थी गुजरात में, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहा, आपको क्या लगता है उसका उदाहरण लेके कोई भी कंपनी यहाँ पर पहल करेगी? अरे उसके बाद उड़ने वाली कार का, वो कार का ही था, और उड़ने वाली कार की फैक्ट्री आई। तो आप देखिए, मतलब जी, ये जो चीजें कार उड़ी वो आप मुझे दिखा नहीं, दीजिए। वो जब मैन्युफैक्चर होगी। नहीं, आपने जो बोला मुझे भी उत्सुकता जागी जी है। जी, पक्का आप देखेंगे जब वो पहली कार मैन्युफैक्चर करेंगे तभी वो लोग बताएंगे कि एक फॉरेन की कंपनी ने यहाँ डाला है। अभी उसका डिटेल्स मेरे पास अभी तो नहीं हो सकता कि भी कौन सा नाम तो है, क्या है। आपको क्या लगता है कि फॉरेन, जैसे आपने बोला कि उन्होंने यहाँ पर डाला है, तो उससे रोजगारी क्या मिलेगी? नहीं, मैं आपका ही उदाहरण दे रहा हूँ। जैसा आपने कहा कि वो कंपनी चली गई, वैसे बहुत सारी कंपनियां आई है। तो ये जो भी कंपनियां आई है उसमें गेट कीपर से लेके सीईओ तक उनको जरूरत पड़ेगी। उसमें हमारे भाई बहन जो है गुजरात के ही नहीं पर काफी सारे राज्यों के जो है भाई बहन, उनको सबको रोजगार मिलेगा। और ऐसा दूसरी एक बात यह है कि मुद्रा लोन और वो सब, आप उसके आंकड़े अगर देखें तो बहुत ही अच्छी तरीके से महिलाओं ने, युवाओं ने ये लोन ली है और खुद की छोटी छोटी इकाइयां शुरू की है। लेकिन लोन ली है दैट मींस कि उनके पास पैसे नहीं थे, यानी कि उनके पास काम नहीं था, ऐसा जरूरी नहीं है, उनके पास धंधा नहीं था। ये थोड़ा मिस इंटरप्रिटेशन मेरे हिसाब से होगा। मैं क्योंकि आप समझिए, आप स्पष्टता कीजिए, क्योंकि आंकड़े जो है वो विधानसभा गृह ने ही रखे हैं, मैं अपने घर से तो लाई नहीं हूँ बेरोजगार। नहीं, ये देखिए, लोन कभी भी कोई भी व्यापारी लेता है क्योंकि उसको एक्सपांड करना होता है। उसका मतलब ये नहीं कि भाई वो आदमी के पास कुछ भी पैसा नहीं है, आज मुझे भी कुछ करना है तो मुझे एक्सपांड करना है। याद आया, अगर हम चलो बेरोजगारी का ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिक्षित लोग हो, अगर हम बात कर ले कि जो लोग मतलब ज्यादा शिक्षित नहीं है, अगर हम किसानों की बात कर ले, ठीक है, और आप जब लोन की बात कर ही रहे हो तो पाक बीमा यानी कि फसल बीमा जिसे हम कहते हैं, उसकी अगर बात करें तो उसका जो भुगतान है वो तो आज तक किसानों को नहीं मिला। नहीं, उसमें और उसमें मतलब भाजपा के ही एक प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने ऐसा कहा कि नहीं वो तो कंपनी का है और उसमें नॉर्म्स लिखा था, यानी हम ट्राई कर रहे हैं। नहीं, देखिए, ये जो बीमा जो भी होता है पूरे विश्व में, यहाँ नहीं, पर उसके जब भी आप लेते हो किसी का भी बीमा, तो उसके एक सेट ऑफ रूल्स होता है। और ये जी, दूसरी एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा, तो जो फॉरेन की कंपनी आएगी, ठीक है, वो उसके भी तो सेट ऑफ रूल्स होंगे। आप सीईओ की बात करो, वो यहाँ के मतलब स्थानिक उसको सीईओ बनाएगी, ये बात नहीं, इसीलिए मैंने ये बात डाली। नहीं, हम लोग देखिए, हम लोग कोई आता है तो उसे फोर्स तो नहीं कर सकते कि आप स्थानिक को बनाओ, पर हम, हाँ, यानी पॉइंट ये है ना, उनकी प्राइवेट कंपनी होती है, वो उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे जाते हैं। बोल रहे थे, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे मतलब जो भी लोग इतने प्रशिक्षित होंगे कि उन्होंने उड़ती हुई कार कैसे बनाई जाए उस पर काम उसमें देखिए किया होगा, तो यानी टेक्निकल पर्सन तो हमारे नहीं है।
नहीं वही तो, बट और टेक्निकल ज्यादातर के सिवा कौन से लोग लेंगे? मैंने टेक्निकल आपको पर्सन पहले भी लेंगे। कहा था कि टेक्निकल के सिवा एनसीलरीज भी होती है जो उसकी चीजें सप्लाई करती है, वहां पे दूसरे भी लोग होते हैं। मतलब कोई भी इंडस्ट्री लगती है तो ऐसा जरूरी नहीं कि भाई वो जो टेक्निकल स्टाफ होता है उसका परसेंटेज काफी कम होता है। अच्छा, वाइब्रेंट गुजरात जो हुआ था वो आप भाजपा से हो तो आप बखूबी शायद जानते होंगे, कितनी कंपनियों ने एमओयू करे थे और उसमें से कितनी कंपनियां कहां कहां पर अपने प्लांट डाले हुए हैं और उसमें कितने लोगों को उन्होंने, मतलब स्थानीय लोगों को, हम गुजरात की बात कर रहे हैं, मेरा भारत देश महान, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं गुजरात की, तो गुजरात में कितने लोगों को उन्होंने रोजगार प्रदान कर दिया। देखिए, ये जो वाइब्रेंट गुजरात का जो आइडिया था आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का था, उसका हेतु ये है कि गुजरात की जो धरती है उसमें आप आइए, आप देखिए कि क्या क्या यहाँ पर हो रहा है, कितनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं, कितना सुदृढ़ यहाँ का जो राज्य है, उसकी जो सुरक्षा है, वो तो सब कबूल करेंगे कि यहाँ पे सुरक्षित है सब कुछ, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, पानी की लाइंस अच्छी है, जो सभी आंकड़े हमने बजट में देखे। तो ये चीज थी कि वो जो कंपनीज को हम इनवाइट करते थे कि यू कम इन गुजरात एंड यू हैव अ लुक एट व्हाट इंफ्रास्ट्रक्चर वी हैव एंड देन वॉट एवर यू फील लाइक यू कैन डू योर बिजनेस। तो ये एक हमारा जो हमारी ओर से जो हमें करना था वो हम 100% कर रहे हैं। अभी काफी ऐसा तो नहीं है कि भाई जीरो है, वो आंकड़ा जीरो तो नहीं है, काफी जीरो कंपनियों नहीं ने है, डाला लेकिन मैंने बोला है। ना, तो जैसे अभी उनको उनका भारत जो देश में इन्वेस्ट पर्सनल, करना है तो कई सारे ऐसे स्टेट है और हम सिटी की बात करें तो हमारे से कई आगे है। अगर हम हैदराबाद ही देख ले तो वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर वो दो लोग देखे आए तो उसको अहमदाबाद का तो कहीं नजर नहीं आएगा। मैं सिर्फ बात इतना ये कर रही हूं कि गुजरात का मतलब विकास के लिए, गुजरात का मतलब जो मॉडल है, यानी विकास, यानी कि गुजरात ले लो तो, लेकिन फिर भी दूसरे स्टेट हमारे से आगे क्यों है? नहीं इसमें देखिए बहुत अच्छी बात है, मतलब आगे और पीछे तो क्या है कि हाँ, जो भी स्टेट आज कुछ भी कर रहा है तो अपना हिंदुस्तान ही आगे बढ़ रहा है, मैं ऐसा मानता हूँ, पहली बात। दूसरी बात यह है कि काफ़ी सारे राज्यों में काफ़ी सारी परिस्थितियाँ अलग अलग होती है, जैसे जोग्राफिकल पैरामीटर्स है, अपनी जैसे कोस्ट लाइन सबसे लंबी है, काफ़ी राज्यों में कम होती है, कहीं पे पर्वत है। तो जैसे नॉर्थ ईस्ट के राज्य है उसमें कहीं पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना डिफिकल्ट है क्योंकि काफ़ी सारे पहाड़ी है, तो उस जगह पे थोड़ी इंडस्ट्रीज या कोई आने में थोड़ा समय लगता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस प्रांत में, जिस राज्य में भारत के जो समय पे अच्छी परिस्थितियां पहले मिली, तो इंडस्ट्रियलिस्ट ने उस हिसाब से वहां पे प्रगति की, और उसमें आज की तारीख में सबको ही मानेंगे, आप भी मानेंगे कि गुजरात कहीं पे भी पीछे तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि गुजरात में कुछ नहीं हुआ बात कर रहे हो, और जो आपने एग्जांपल लिए, मतलब नरेंद्र मोदी जी जब तक यहाँ पर थे तब तक तो कोई फिक्र ही नहीं थी, क्योंकि वहां पर अगर मैं सालों की बात करूं तो बेरोजगारी का दर जो है वो काफी कम था, लेकिन अब बढ़ गया है। नहीं चिंता का विषय ये है कि मोदी जी थे तब तक तो कोई तकलीफ नहीं थी, चलो मोदी जी पीएम बन गए, हमारे सबके लिए बहुत गर्व की बात है, लेकिन गुजरात का क्या? नहीं, गुजरात, मोदी जी जो है वो विजनरी है, और उनको गुजरात और आज भारत और पूरे विश्व में भी उसके लिए माना जाता है, ये एक बात तय है। दूसरी बात रही कि वो जब थे जब नहीं थे, पर उस मामले में ऐसा है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी जो पार्टी है उसमें हर एक लोग, ये कैडर बेस्ड पार्टी है और उसमें हर एक लोग अपना दायित्व बखूबी निभाते हैं, और ऐसा नहीं है कि भाई इसको कोई जातिवाद परिवारवाद के हिसाब से किसी को कोई पद मिलता है। जो भी पद पे बैठा होगा उसका उचित अनुभव है और उन्होंने अच्छा काम किया है। जैसे ये आंकड़े ही आपको बता रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं होता तो इतना सारा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, आज आप कोई भी पार्ट देख लो, मोरबी में है तो टाइल्स का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग है। मेरे पिछले ही महीने 3 से 4 एग्जीबिशंस हुए। जब इतने सारे बेरोजगारों की संख्या हो, मोरबी भी तो आता गुजरात में ही है। मैं वही आपको बोल रहा हूँ कि और जो आप जिस तरीके से बात कर रहे थे, यानी कि अगर जैसे कि जरूरत हो मजदूर की कहीं होती तो वो बाहर के स्टेट से भी आते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो शिक्षित और अर्ध शिक्षित लोगों की कर रहे हैं। नहीं, शिक्षित यानी कि कॉर्पोरेट्स, मतलब जितने होने चाहिए, मतलब जो हमने वाइब्रेंट गुजरात में देखा था, जितने सपने हमने देखे थे बड़ी बड़ी इमारतों के, वैसा कुछ भी अभी इतना देखने को नहीं मिलता। अगर मैं मुंबई से कंपैरिजन करूं, बेंगलुरु या चेन्नई के मुकाबले में देखूं तो नहीं, एक युवा मेरा कोई गुजरात का भाई या बहन है आज की तारीख में, अगर वो पढ़ती है वो जो भी डिग्री में उसकी और उनको जॉब मिलने के बीच में एक गैप होता है। तो स्किल डेवलपमेंट की जो बात है,
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा कहा कि भाई हम लोग तो ग्रेजुएट्स हम लोग कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी है, मैंने आपने किसी ने भी कहीं भी ग्रेजुएशन किया होगा और उन्होंने एक सर्टिफिकेट दिया, पर मैंने जो ग्रेजुएशन किया उसकी स्किल्स कितनी पॉलिश्ड है, कितनी अच्छी है, तो ये फाइन ट्यूनिंग के स्टेज पे गुजरात पहुंच चुका है। तो आज आप नहीं, यानी देखिए, आपके कहने का ये मतलब है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। नहीं, क्योंकि कौशल्य अगर हम वर्धन की जैसे कि बात पास है। आउट भी हो जाते हैं लेकिन हम उस लायक नहीं है कि हमको कोई नौकरी थे, नहीं इसका मतलब ऐसा तो ये हुआ। ऐसा कहना तो बहुत ही गलत होगा। ये पर मेरा आप ही कहना बोल ऐसा रहे है हो। कि नहीं, एक चीज है उसको ज्यादा सुदृढ़ बनाने की बात है। जैसे कोई भी आप अगर लेते हैं, कोई भी ग्रेजुएट है, तो डेफिनेटली आप यूनिवर्सिटीज देखिए आज की डेट में गुजरात में जो पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे वर्ल्ड्स बेस्ट एजुकेशन है। और दूसरा जो डिफेंस की यूनिवर्सिटी है फॉर एग्जांपल, इट्स अप्रिशिएटेड बाय मोस्टली ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड कि वो लोग यहाँ देखने आते हैं आज गुजरात में। तो ये हमारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए। दूसरी बात कि जो कौशल्यवर्धन की बात है उसके लिए भी काफी बजट में प्रावधान है और काफी सारे लोगों को स्किल बेस्ड जो जी, है लेकिन वो आप जो पढ़ाया बात कर रहे हो जाता है। ऐसी बातें तो हमने 2 साल पहले भी सुनी थी और शायद विजय रूपाणी जी ने भी उसके बारे में कुछ बताया था, लेकिन उसके बाद ऐसे कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मुझे तो देखने को ही नहीं मिले। अरे आज की तारीख में आप अगर आंकड़े निकाल के देखेंगे तो बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स आज कार्यरत हैं। आईटीआईज है उसको भी सुदृढ़ किया गया, उसकी जो लेबोरेटरीज थी। और मैं अगेन आपको कहना चाहूंगा कि गुजरात ऐसा प्रांत नहीं था कि जहां पे कुछ नहीं था। यहाँ पे जब से मोदी जी की सरकार आई तो वो काफी सालों में पर आप काफी समझ ही प्रगति नहीं रहे हुई। हो मेरा पॉइंट। मोदी जी से तो मुझे कोई तकलीफ नहीं, ही नहीं है, मैं मुझे ऐसा क्या बता किसी रहा को हूँ। नहीं, पर मोदी जी जब थे तब जो मतलब ग्रोइंग हो रहा था हमारा और बेरोजगारी का दर जो इस तरह नीचे जा रहा था, वो इतने सालों में, यानी कि मुख्य प्रधान विजय रूपाणी की अगर मैं 3 साल कंपेयर कर लूं, 3-4 साल, तो उसमें जो बेरोजगारी का दर ऐसे धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, यानी हम तो फिर से मतलब पीछे की ओर जा रहे हैं, ऐसा नहीं, ही हो ऐसा गया ना? ऐसा कुछ नहीं है। ये सब मतलब जो जो मतलब जो भी ग्रोइंग पहले ट्वीट्स वगैरह आप पढ़ते होंगे, समय के साथ जिस तरीके से ग्रो हो रहा था, कहीं ना कहीं वो मतलब ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा। नहीं, मैंने फिर से आपको कहना चाहूंगा कि ये जो है इसमें काफी सरकारी नौकरी मिली। अपने 1.7 लाख के करीब एक वर्ष में सरकारी नौकरियां भी मिली, प्राइवेट जॉब्स मिली। और हमारे आदरणीय नितिन भाई पटेल जी ने जब भी वो बजट का जब बुलेटिन चल रहा था फ्लोर पे, तो उन्होंने खुद कहा है कि हम लोग एक कैटलिस्ट की तरह काम करेंगे कि जहां भी जॉब की प्रोबेबिलिटी होगी, जो भी यूनिवर्सिटी को कोई अगर तकलीफ हुई प्लेसमेंट में, तो ये एक बहुत प्रोएक्टिव और अच्छा रोल है। तो मुझे लगता है कि आपको सभी को, हमको गुजराती, सभी गुजराती भाई बहनों को उसको सराहना जी, चाहिए कि लेकिन ऐसा इतनी है कि विषम बजट परिस्थिति ऐसा नहीं है में कि हम पहली हमने बार लॉस देख रहे नहीं हैं। किया, हमने लॉस नहीं किया। हमारी इंडस्ट्रीज आज भी हमने होल्ड करके रखी, उसकी वजह से ही रोजगारी को हम पकड़ सकेंगे। वरना ये दर अगर नीचे, कोरोना की वजह से अगर ये दर नीचे चली जाती तो और भी दिक्कत हो जाती। तो इसको जो होल्ड किया है इतनी विषम परिस्थिति में, वो भी अपने आप में एक बहुत अच्छी अचीवमेंट मैं मानता हूं सरकार की और सभी पूरे सरकारी मैकेनिज्म की, कि उन्होंने ये सब चीजों का ध्यान रखा। और अभी तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचे हैं कि गवर्नमेंट विल बी डूइंग एम्प्लॉय स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स, और उनको जहां जहां पे भी तकलीफ है वहां पे वो मदद करेगी। तो मुझे लगता है कि ये जो आंकड़ा है नहीं, इतनी बजट में ऐसा है कि बजट में तो आंक प्रस्तुत कर दिया, और ऐसा नहीं है कि हम पहला बजट देख रहे हैं। गुजरात के कई सालों का बजट हमने देखा हुआ है, हर बार इसी तरह के आंक जारी किए जाते हैं, मतलब करोड़ में बात की जाती है कि हम, जैसे आप कौशल्य उसकी बात कर रहे थे, यानी कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की, लेकिन उसके बाद तो देखने को नहीं मिलता ना। नहीं, ये मैं फिर से आपको कहूंगा कि ये जो फ्रेजेस है कि आज मैंने कुछ जाके ट्विटर पे कहीं पे डाल दिया मेरे अकाउंट पे कि भाई आज ऐसा है, तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि हर एक गुजराती को मैं बोलता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इसको सच ना माने, इसको देखे अपने हिसाब से कि अपने आसपास अगर क्या क्या परिस्थिति है। अगर बेरोजगारी होती तो काफ़ी सारी जो घटनाएं हैं कि वो होती, जैसे हम पहले देखते थे कि काफ़ी राज्य थे जब भी दूसरे पार्टीज की सरकार में जब भी बेरोजगारी ज्यादा थी तो सभी युवा वहां का फ्रस्ट्रेटेड था, वहां की सेफ्टी को यानी हानि थी। कि मोदी जी के जाने के बाद यहाँ पर तो कोई आंदोलन ही नहीं हुआ, और उसमें तो युवा थे ही नहीं। नहीं, आंदोलन तो बहुत नहीं, यानी वो युवा के पास अगर काम होता तो वो लोग क्यों करते, और आरक्षण का मुद्दा उठता ही क्यों? इसमें ऐसी बात है कि इसको जो है जल्पा जी, इसको ये जो है इसको दोनों को चीज को जोड़ने का मुझे नहीं लगता कि ठीक है, क्योंकि ये जो आप बोल रहे हैं कि आंदोलन होना और बेरोजगारी होना उसके साथ कोई मैंने नहीं जोड़ा या आपने जोड़ा? नहीं, आपने कहा। नहीं, मैंने कहा उससे पहले आप क्या कह रहे थे? मैंने ऐसा कहा कि ऐसे आपने बोला कि युवा कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, तो वो फ्रस्ट्रेशन नहीं था तो क्या था? वो भजन तो कर नहीं रहे थे। नहीं, फ्रस्ट्रेशन मतलब कौन से पॉइंट पे था ये चीज, आप अगर इसे जोड़ेंगे
तो देखिए डेमोक्रेसी है आज हिंदुस्तान में, अगर कोई भी आदमी, मैं आप या कोई भी सिटीजन अगर चाहे तो वो धरने पे बैठ सकता है, अपनी बात सत्याग्रह से पीसफुली वो विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन जो भी रूल्स है उसके हिसाब से वो रख सकता है। तो ये तो फ्रीडम है। तो अगर कोई एक वर्ग रखता है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो दुखी है, फ्रस्ट्रेटेड, उसको कुछ और चेंज चाहिए, उसको कुछ उसके हिसाब से सुधार चाहिए, वो शायद हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो वो सभी चीजें हम देख के जो भी सरकार होगी वो उस राज्य की सरकार उचित निर्णय लेगी और करेगी। और भारतीय जनता पार्टी की जब तक सरकार है उसमें सफल इसलिए रही है कि हमारे पास जन समर्थन है, लोगों के साथ रहकर हम काम करते हैं और छोटी छोटे लेवल तक भी हमारे कार्यकर्ता और हमारे प्रतिनिधि जो है वो पहुंचते हैं। तो उसमें मुझे नहीं लगता कि गुजरात का कोई भाई बहन इसके हिसाब से कोई आज की तारीख में तकलीफ में है। लेकिन और आप एक जब चीज समर्थन की एक मैं बात ऐड कर रहे करना हो चाहता तो हूं, अगर मत देने कोई जाता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेरोजगार नहीं हो सकता। नहीं, इसमें वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हर एक चीज को हम बेरोजगारी से अगर जोड़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये सब चीजें एक उसमें चल पाएगी। मैं फिर से आपको कहूंगा कि जैसे इस बार के बजट में प्रावधान हुए हैं, तो जैसे बेरोजगारी आप होते या मैं होता या कोई भी होता, तो एक एक चीज है कि जब तक इंडस्ट्रीज और जो बिजनेसेस बढ़ेंगे राज्य में तो रोजगारी मिलेगी सबको। कि आज समझो आपके 25 चैनल है अहमदाबाद में और 25 की जगह पे और 4 चैनल आए तो दे विल हायर अ सेट ऑफ पीपल। उसमें चाय देने वाला भी लड़का होगा और वो उसका सीईओ भी होगा, सब होगा। जी, सो दिस आपने इज अ बहुत अच्छा सिंपल। मुद्दा लिया जी यहाँ पर से कि आप लोअर लेवल से लेकर अपर जी मैनेजमेंट तक की बात कर रहे जी हो। जैसे कि मैंने पहले कहा कि बेरोजगार वो नहीं है कि जिनके पास नौकरी नहीं है, बेरोजगार वो भी है कि वो लोग वो काम कर रहे हैं जिससे वो कई गुना ज्यादा लायकात मतलब रखते हैं। मतलब वो स्किल के पॉइंट पे ले लो या एजुकेशन के क्वालिफिकेशन के पॉइंट पे ले लो। अगर हम जैसे कि आप सरकारी नौकरी की बात कर रहे थे, अगर ऐसा नहीं था तो जब भी कोई सरकारी नौकरी की मतलब आती है, तलाटी ले लो, मतलब चलो मतलब इवन फॉर क्लास 4 मतलब काफी शिक्षित लोग उसको उसके लिए अप्लाई करते हैं। नहीं, इसमें देखिए अभी आज का जो, मैं भी एक प्रोफेशनल हूँ तो हमें भी पता है कि हम जो कोरोना से पहले बिजनेस था वो हर एक व्यक्ति का, हर एक इकाई का कम हुआ है, वो एक स्वाभाविक चीज़ है। तो जब भी ऐसी परिस्थिति आती है तो कोई भी इंसान जो होगा वो अपने हिसाब से अपनी जो उचित चीज़ है उसको चुनेगा, क्योंकि हम किसी के और से ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वो उसका खुद का डिसीजन है, उसका परिवार है, उसको चलाना है। हाँ, लेकिन फिर और भी हर अगर एक उसको इंसान, जैसे कि क्वालिफाइड लोग हैं, अगर उनको उनके लेवल की जॉब मिलती है तो वो क्यों नीचे में जाएंगे? नहीं, मैं वही आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि अगर उन्हें और किसी कोरोना कारण काल की से, नहीं है, हम जो बात करें वो 3-4 सालों को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि आज का हमारा मुद्दा ये है कि मुख्य प्रधान विजय रूपाणी जी की जो राज है उसमें इतनी बेरोजगारी कैसे नहीं बढ़ी। नहीं, ये मैं मुद्दे में इसलिए सहमत आपसे पूरी तरह नहीं हूँ, हाँ, पर मैं ये कहना चाहता हूँ नहीं, कि यानी आप कि आंकड़े कहने का देखें। मतलब ये है अगर बड़ी है मतलब नरेंद्र मोदी के काल में कम थी। नहीं, मैं वही आपको समझाता हूँ कि इनका जो काल आया कार्यकाल, उसमें आप सभी आंकड़े देखें और कोरोना काल भी साथ में ही आया है। तो उसको हम नकार या झुठला तो नहीं सकते, मैं और आप या कोई भी आदमी ऐसा तो नहीं कह सकता कि चलो हम भूल जाते हैं और अभी बात करते हैं, क्योंकि ये एक वास्तविकता है, ग्राउंड जीरो की वास्तविकता है। आज भी सरकारी मैकेनिज्म आप देखिए, हर एक जगह पे फ्री वैक्सीन देने में लगा है। मेरा एक छोटा सा एरिया है लेकिन जो फ्री उसमें वैक्सीनेशन की बात कर रहे हो तो हर कोई मतलब राज्य उनके मुख्य नहीं प्रधान की फर्ज में आता है वो तो। नहीं वही है, पर आप और देखिए। ठीक है, मुझे कोरोना जैसे आपने बात निकाली है तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि मुख्य प्रधान विजय रूपाणी जी वडोदरा में जब मतलब संबोधित कर रहे थे उस वक्त वो गिर गए थे और फिर बाद में ऐसा मतलब पता चला कि उनकी लास्ट 3 डेज से मतलब तबीयत खराब थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कोरोना टेस्ट नहीं नहीं, करा ये था। तो ये थोड़ी गैर जिम्मेदारा नहीं होगी ना हरकत। उनका उनकी जो स्वास्थ्य जब बिगड़ा था तो तभी मैंने कहा, जैसे पहले शायद आपकी चैनल पे ही हमारी ये बात हुई थी और मैंने तभी भी कहा था कि उनका वरिष्ठ व्यक्ति है, वो हमारी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, संगठन में भी काफ़ी वो रुचि रख के सब जगह जाते हैं, क्योंकि इलेक्शन होता है तो सबको जाना पड़ता है। तो उस हिसाब से उनको स्ट्रेस लेवल जो भी बढ़ा होगा या जो भी कारण होगा वो डॉक्टर्स को पता है, मुझे नहीं पता, पर वो हिसाब से ऐसा हुआ था। तो इस घटना को मुझे नहीं लगता कि हमें इतना सारा डिस्कशन करके इसको कोरोना से जोड़ के कुछ बात नहीं, करनी पर चाहिए। कोरोना के हमें बाद तो ये आप ला देखना रहे हो, चाहिए कि कोरोना आप के बार काल बार में, कोरोना गिना रहे हो, आप कोरोना के वैक्सीनेशन काल गिना रहे में, हो मुझे। नहीं, कोरोना के काल में उनसे लेके मतलब मुख्यमंत्री जी से लेके सामान्य इंसान तक को तुरंत ही अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट मिली।
तो वो मुझे लगता है कि गुजरात के लिए गर्वान्वित होने की बात है कि हम सबको गर्व होना चाहिए कि हमारे राज्य में वो हुआ। आज आप देखिए तो प्राउडली सभी जो वैक्सीन है उसके जी, फोटोग्राफ्स है उसके आप बात सर्टिफिकेट कर रहे हो सोशल तो फिर मीडिया पे मुख्य लगा रहे प्रधान हैं। विजय रूपाणी जी ने बड़ोदरा में ही कोई अस्पताल में क्यों उनका इलाज नहीं करवाया, क्यों उनको हेलीकॉप्टर में बैठ के अरे अहमदाबाद आना पड़ा? मैं फिर से ये कह भी रहा तो हूँ, है ना, यानी कि वडोदरा में सुविधा नहीं है मुख्यमंत्री के अरे लेवल की। ऐसा ऐसा नहीं कह सकते। देखिए अरे उनकी क्यों नहीं कह सकते? उनकी मतलब वो मुख्य प्रधान अरे है, मेरी हमें बात भी तो सुनिए आप। चिंता होती है, वो गुजरात राज्य के मुख्य प्रधान वहां है। पे उनके जो डॉक्टर्स होते हैं वो निर्णय लेते हैं, वो मैं आप या और कोई तो नहीं ले सकता। तो उनके जो मेडिकल टीम होगी, मुख्यमंत्री हर एक सीएम साहब के साथ होती है, तो उनकी जो टीम ने उचित निर्णय लिया होगा उसके हिसाब से उनको ट्रीटमेंट दी गई होगी। तो उसमें मुझे नहीं लगता कि हमें बोलना योग्य है, एटलीस्ट मैं तो नहीं बोलूंगा क्योंकि वो मेरा फील्ड नहीं है और मुझे कुछ नहीं पता मेडिसिन के बारे में, इसलिए। हाँ ठीक है, चुनाव मतलब चुनाव वाले दिन उनका टेस्ट नेगेटिव आ गया था, जी। काफी खुशी मिली थी, लेकिन ठीक है, फिर भी भाजपा की जो दूसरी टीम थी उन्होंने काफी अच्छा संभाल लिया। लेकिन आज के मुद्दे पर हम फिर से आ जाते हैं रोजगारी के। चलो, रोजगारी देने की बातें मतलब बजट में कही गई, लेकिन उसके लिए कोई रणनीति तो होगी। नहीं, ये अभी मैंने जैसा कहा एकदम रणनीति स्पष्ट है कि जैसे कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी रोजगार देने वाला एक व्यवसाय है, उसको बढ़ावा देने के लिए आज की तारीख में जो राज्य ने कदम लिए हैं, जो फिगर्स आपने देखी बजट में, जो जी, एलोकेशन ऑफ फंड्स हुआ कंस्ट्रक्शन है। में कितने लोगों को रोजगार मिलेगा और उनका मतलब लेवल क्या होगा? देखिए हर एक मतलब फॉर्चुनेटली मैं भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ इंसान हूँ, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बहुत वाइड है और इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके छोटे से छोटे कंस्ट्रक्शन होते रहते हैं, तो उसमें हर एक लेवल पे स्किल बेस्ड लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो उस हिसाब से काफ़ी सारी स्किल बेस्ड डेवलपमेंट होगी, काफ़ी सारी कंपनीज आएंगी। मतलब आज की डेट में, मतलब मैं एक मित्र से आज बात कर रहा था वाइल ट्रैवलिंग, तो आज मुंद्रा में बहुत सारे सेलर्स जो है वो आते हैं, लोग आते हैं। तो एक भी पोर्ट आप देखिए आज गुजरात का, इट्स थ्रॉबिंग अगेन। ऐसा नहीं है कि कोई जगह पे रोजगारी नहीं है, वहां पे आप जाके देखेंगे, अगर कोई भी पोर्ट पे आप देख लीजिए तो एवरीबडी इज वेरी हैप्पी, वो लोग संतुष्ट है और वो लोग काम कर रहे हैं अपने खुद के हिसाब से। मतलब मुझे जो आता है वो मैं करूंगा और मुझे जितना अच्छा आता है उतना मुझे सामने वाला जो है वो नहीं कि देगा। पोर्ट है, लेकिन दूसरी भी काफी सारी जगह, मैं नहीं, ये तो ऐसा नहीं बोल उदाहरण रही हूँ है कि मेरा। सभी लोगों आप मतलब देखिए ऐसे ही पोर्ट्स काम देख काज लीजिए। बिना बैठे हैं, लेकिन जिन लोगों को नहीं मिल रही उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा। आप कोई भी क्षेत्र देख लीजिए, जैसे फार्मिंग में पीपल आर हैप्पी, आपने देखा होगा काफी शिक्षित लोग भी आउट हाँ ऑफ जी, यानी इंटरेस्ट कर रहे इसीलिए हैं, फसल बीमा के बारे में वो आउट रो ऑफ रहे हैं। इंटरेस्ट। और अच्छा खाना, 2018 का जो फसल बीमा उनको फार्म आज तक नहीं मिला, फ्रेश। और नहीं नहीं, सरकार बोल रही है कि भाई अब क्या करें, कंपनी को हमने टेंडर के उससे लाए थे, अब कंपनी ने नॉर्म्स में ऐसा लिखा था, अब हम क्या करें। और उसमें समझने वाली बात तो ये है कि किसान को तो 2% और कुछ में 5% प्रीमियम भरना होता है, बाकी का जो होता है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार भरती है। और सरकार कहाँ से भरेगी? जनता ने जो टैक्स दिया है, यानी अल्टीमेटली लोगों के ही पैसे डूबेंगे ना। मुनाफा तो मतलब कंपनी करेगी, नहीं नहीं बीमा नहीं, कंपनी। मतलब ये देखिए, मैं अभी फिर से आपको कहूंगा कि जब भी सरकार किसी के साथ भी डील करेगी या उसके साथ बात की होगी, तो एक सेट ऑफ रूल्स होता है और हर एक नागरिक की और सरकार की जो तिजोरी है उसमें जो पैसा है वो गलत तरीके से कहीं ना जाए, उसका पूर्णतः ध्यान रखा गया है। और ये जो फसल बीमा वाली जो आपने स्पेसिफिकली बात कही, तो मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि ऑलरेडी रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हम लोगों ने जीरो कर दी। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से किसानों के ऊपर कोई बोझ ना पड़े, और अतिवृष्टि भी अगर होती है तो डायरेक्टली पर एकड़ उनकी जितनी ज़मीन होती है उसके हिसाब से उनको योग्य मुआवजा उनके खातों में डायरेक्ट जमा किया जाता है। और ये तो जो भी होगा, ठीक है, जैसे कि आप आप बोल समझिए रहे हो ये कि बहुत अगर ऐसा इंपॉर्टेंट कुछ होता है और सरकार जिम्मेदारी लेती मैं है, आपके डायरेक्टली माध्यम देती से है, तो फिर वहां पर बीच में बीमा कंपनी कहां से आ गई? मैं अरे देखिए, ये एक साधन है ना, किसी भी टूल, मैं कुछ बोल रहा हूं तो माइक्रोफोन से जाएगा, उस हिसाब से सबको एक टूल चाहिए ना। आप समझिए जलपा जी की हर एक चीज को एक टूल की जरूरत है, तो सरकार है वो इस हिसाब से जो भी बेस्ट पॉसिबल वे है लोगों के लिए, पर सब लेकिन वो टेंडर टूल सिस्टम से ही होता नहीं है। काम कर रहे और सरकार के काबे में ही नहीं रहे तो क्या काम का? नहीं नहीं, ये गलत होगा। आप जरा एक बार फिर से विश्लेषण जी करें नहीं, उसका। ऐसा है कि आपके भाजपा के ही प्रवक्ता आए थे, उन्होंने भी कहा कि नहीं सरकार इसमें देख लेते, और उन्होंने ही कहा था कि भाई कंपनी ने नॉर्म्स रख दिया। अरे वो उन्होंने ही मतलब स्पष्टता की है यहाँ पर। और उन्होंने ऐसा भी बोला है कि ठीक है, आगे सरकार को लगेगा उस हिसाब से एक्शन भी लेने के लिए मतलब तैयार है, लेकिन लेंगे कब वो पता नहीं। अब जो ये शिक्षित बेरोजगार है और अर्ध शिक्षित बेरोजगार है, इसका क्या कहना है? वही मैं आपको अभी फिर से कहूंगा कि जो भी सरकार की कोई भी जो नीति है और गुजरात की भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, वो अपने
हमारे जो संवेदनशील मुख्यमंत्री जी है विजय रूपाणी, उन्होंने बहुत अच्छी तरह ध्यान रखा है कि सबसे हमारे जैसे आदिवासी भाइयों की अब बात ले लो, उसमें भी काफ़ी लोग फार्मिंग करते हैं, कैटल रेयरिंग करते हैं। तो हर एक उद्योग में उनको जो जो भी तकलीफें, छोटी से छोटी तकलीफ होती थी, उसका ध्यान रखकर उन्होंने काम किया है। तो उसी प्रकार से जो भी ये अगर फसल बीमा में कहीं कोई त्रुटि या ऐसी कोई सामने आई होगी तो वो इमीडिएटली होगी। अभी आप देखिए एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है और आपका चैनल बहुत अच्छा माध्यम है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि डायरेक्टली फार्मर्स को सिटी में मिले, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक राशि की गई है। और आज आप सुनेंगे तो रेडियो पे काफ़ी ऐड आ रही है कि एक फेयर कर रहे हैं कि जो अर्बन आदमी, जैसे हम लोग अहमदाबाद शहर में रहने वाले हैं, तो मुश्किल है हर एक के लिए अपने वहाँ फल वो सब उगाना, तो वो लोग डायरेक्टली फार्मर्स से कैसे ले सके। सो नाउ दिस गुजरात गवर्नमेंट इज ऑन अनदर लेवल कि फार्मर्स के साथ डायरेक्टली जो खरीदार है उसका संपर्क करा के बिचौलियों की जो पूरी सिस्टम है उसको तोड़ेंगे। तो ये जो चीज़ है वो बहुत अच्छी है और इसके हिसाब से हमारा ये जो है कि ये जो स्टेप्स है वो सभी स्टेप्स फायदे कारक ही है, मतलब किसानों को इसमें कहीं पे भी कोई आपत्ति नहीं आएगी। और इसी वजह से आप देखिए इस बार किसानों ने भी हमारा समर्थन बहुत अच्छी तरह से किया है। हर एक कोने कोने से गुजरात के वो लोग आगे आए हैं और हमको वोट देकर उन्होंने कहा है कि भाई आप काम करते रहिए, आप काम करते रहिए। आप काफी अच्छी बात है, जैसे कि आपने कहा कि आप काम करो इसीलिए वोट दिया है, तो सबसे पहले तो रोजगार ही का ही मुद्दा आएगा। नहीं देखिए, IMF द्वारा भारत देश का जो कोरोना काल था उसका जो वृद्धि हमारी हुई है वो उन्होंने कहा है 11.50 है, IMF ने कहा है। ये आंकड़े जो बताते हैं कि पूरे विश्व के हर एक राज्य के बनिस्बत यहाँ पर काफ़ी अच्छी परिस्थिति है। तो समझिए, मैं फिर से बोलूँगा कि इसको रोजगार कहीं पे भी है, तो जब तक हमारा राज्य फाइनेंशियली साउंड है और अच्छी तरह से इंडस्ट्री चल रही है, और IMF जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने ये आंकड़ा जारी किया है, तो उसके हिसाब से हम लगा सकते हैं अनुमान कि गुजरात की परिस्थिति बहुत अच्छी है। तो मुझे नहीं लगता कि आज ये बजट जो है और ये जो आंकड़े अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के आज अपने सामने आ रहे हैं, जो पब्लिश हो रहे हैं, उसके हिसाब से रोजगारी की कोई चिंता नहीं रहेगी हमारे युवा। अगर 2021 की बात करें तो एक रिपोर्ट के अनुसार 50 लाख से ज्यादा परिवार है जो निर्धनता रेखा यानी कि गरीबी रेखा हम जिसे बोलते हैं उसके नीचे जीते हैं। आपका क्या कहना है कि ये लोग गरीबी रेखा के ऊपर कब आएंगे? नहीं, इसमें फिर से मैं कहूँगा कि जैसे कोरोना के वक्त आप देखिए तो 10 लाख, करीबन 10 लाख लोगों को राशन कार्ड नए दिए गए और 50 लाख के करीब लोगों को काफ़ी महीनों, मतलब 2 से 3 महीनों का अप्रोक्सीमेटली उनको अनाज जो है वो भी दिया गया। तो ये जो गरीबी रेखा के नीचे जो है भाई बहन मेरे, उनके लिए सरकार ने पर्याप्त एक तो सुविधा की है कि जब ये समय खराब था तभी उनके साथ सरकार खड़ी रही, सरकार ने उन्हें ये सब लाभ दिए। एक चीज़ है। दूसरी जो आप बोलते हो कि जब वो कब ऊपर आएंगे, तो आज जैसे आप देखें कि शिक्षण, मतलब आत्मनिर्भर भारत की जो बात है उसमें पहले सरकार ने शिक्षण पर ध्यान दिया है। 3,400 काल में बात हुई थी शिक्षा की, ऑनलाइन शिक्षा की, उसमें कितने लोगों को शिक्षा मिली? उसमें काफी लोगों को टैबलेट भी बांटे गए और इस बार में सरकार मोबाइल टावर्स, कितने लोगों के कुछ तो आंख होंगे आपके पास, आप टैबलेट की बात कर रहे हो, कुछ तो आंख होगी, कितने लोगों को हम भी तो जाने। वो जो स्कूल्स थी वहाँ पे टैबलेट्स और वो सभी जो सुविधाएं थी उसकी एक नियत सिस्टम से वो बांटे गए हैं, तभी वो लोग पढ़ पा रहे हैं। गुजरात के सभी राज्यों में अपने अपने जो गुजरात तो राज्य ही है, सॉरी गुजरात के सभी भाग में, माफ कीजिए, तो गुजरात के हर एक भाग में वो उचित तरीके से बांटे हैं और 3,400 स्कूल्स को नवीनीकरण किया जा रहा है। अभी मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई थी, मैं ऐसा बोलना चाहता था कि आत्मनिर्भर भारत जो है उसके थ्रू आपका प्रश्न वो था कि जो गरीबी रेखा से कब ऊपर आएंगे, तो मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि जब उनके बेटे बेटियां को, जब बाल मंदिर, मतलब जहाँ गुजराती में हमारा बाल मंदिर बोलते हैं नर्सरी को, और नर्सरी से लेके उनको PhD तक हर एक जगह पे उनको सुविधाएं मिलेगी, जैसे आंगनवाड़ी में अच्छा खाना मिले और ये सब चीजें आप देखें कि ये सब की गई है। और मैंने तो बहुत सारे मित्रों को देखा है कि वो लोग सरकार की सराहना करके खुद के, वो जो किसी पार्टी से नहीं जुड़े पर वो खुद की जो सोशल मीडिया पे वो लिखते हैं कि दिस किड्स आर वेरी हैप्पी हियर एंड आई हैव बीन देयर, मैंने देखा था। तो ये सब चीजें ऐसा सूचित करती है कि जब वो बेटा या बेटी 18 साल का होगा और उनके माँ बाप उन्हें पढ़ाएंगे और इतनी अच्छी परिस्थिति जैसे उनको मिलेगी, जैसे वो गाँव से यहाँ आएगा तो वो मेट्रो में ट्रैवल करेगा,
तो ये सब नहीं, चीजें हैं। लेकिन वो पहली बात, एक तो आप पढ़ाई की शिक्षा की कर रहे हो, ठीक है, हम अभी ठीक है, ये विषय नहीं है बाल मजदूरी का, मतलब रेशियो क्या है वो भी सरकारी आंक क्या कह रहे हैं वो मुझे यहाँ पर बताना नहीं है। लेकिन कहने का मतलब ये है, अगर हम रेशियो की भी बात करें कि जो लोग पहले ही छोड़ देते हैं, यानी कि जो प्राथमिक शिक्षण भी नहीं पूरी तरह से ले पाते, उसका रेशियो भी काफी ऊंचा है। यानी कि वो जितना लोग हैं वो तो फिर कहीं ना कहीं इस बेरोजगारी जैसी हालत होगी उनकी। शिक्षा कहाँ है, और सरकारी स्कूलें कितनी बंद हुई उस पे तो हम चुनाव के टाइम में ढेर सारी चर्चा कर सके हैं। और आप नवीनीकरण की बात कर रहे हो, नवीनीकरण अगर पीपीपी मॉडल पे करोगे तो कोई भी प्राइवेट कंपनी घर के पैसे तो लागेगी नहीं, उनका उद्देश्य होता है मुनाफा कमाना, यानी वो फीस में बढ़ोतरी करेगी। नहीं, एक आपको पता होगा जैसे सीएसआर भी है, तो काफी ये जो नियम आए नहीं हैं, नहीं, आपको लगता आप है नहीं नहीं, सीएसआर के कोरोना तहत, काल में, चलो मैं तो बात नहीं कर लूं मैं सिटी की, मैं वहां मेरी के बात आप पेरेंट्स भी जो सुनिए। हल्ला मचा रहे हो उनको भी सीएसआर भारी के पड़ता हो, तो ग्रामीण इलाके के लोग तो बेचारे काफी कहां से सारे फीस भरेंगे। काफी और सारे आपकी ही सरकार को कंपनीज है, जब उसका मतलब जो हाई कोर्ट सीएसआर जो फंड है है। वो मतलब पूरी तरह से झाटकती है, तब वो लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई हम क्या करें, ये स्कूल ऑनर्स हमारी सुनते ही नहीं है। मैंने फिर से कहता हूं कि जो सीएसआर फंड से लेके जो भी कंपनीज जो देती है, उसका काफी सारी जगह का एजुकेशन में उपयोग हो रहा है। सो ये सब भ्रामक बातें होगी जो नहीं काफी नहीं, विपक्ष भ्रामक क्या फैलाते हैं। हमारी तो फर्ज है कि हमको जनता नहीं, के यानी सामने कि जाके अगर अच्छा कहना जैसे है। कि कुछ अच्छा किया तो उसका मतलब अच्छा है, अगर कुछ बातें सामने आती है तो विपक्ष फैलाता है। नहीं नहीं, ये तो और आप बोल रहे हो अगर विपक्ष उस मुद्दे को उठाने के काबिल ही होता तो शायद आपके बाजू में अभी बैठे होते विपक्ष भी। नहीं नहीं, वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जनता जनार्दन है, वो सर्वोपरि है और उनको पता है अगर ऐसा ही इतनी सारी खराब परिस्थिति होती खराब परिस्थिति की तो। बात नहीं है, बात हमारी यही है कि हम जहां पर हैं वहां से अप कैसे जाए। नहीं, उसी की तो बात है। मतलब आप जो बजट हम देखिए ना रेशियो देखे जलपा जी, 15 आप साल ये का, बजट तो मतलब देखिए, बेरोजगारी का दर कैसे बढ़ गया। ये बजट में देखिए आपने पूरा, जैसे मैंने कहा कि नर्सरी से लेके पीएचडी तक जो बच्चे पढ़ते हैं उसके हर एक लेवल पे दिया गया है। 1 किलोमीटर से दूर जो बच्चा पढ़ता है उसको ट्रांसपोर्टेशन की भी सुविधा दी गई। जो आप कह रहे थे ना अभी के बच्चे छोड़ देते हैं, अपने बहुत सारे ऐसे योजनाएं हैं। और वो अगर इधर सिटी में आता है तो उसको बस का पास मिलेगा। काफी सारी चीजें हैं कि जिससे उसका प्रोत्साहन बढ़ेगा, क्योंकि मेरे जो गरीब भाई बहन है उनका जो स्तर ऊंचा लाने के लिए बहुत ही अच्छी चीज है कि उनके बेटे बेटियां यहाँ पर अच्छी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज तो में बस के पढ़े। पास की रकम क्या रहेगी, सॉरी, बस का जो पास होगा उसकी कीमत क्या होगी। नहीं नहीं, उसमें भी गवर्नमेंट सब्सिडी देने वाली है। तो जब भी स्टूडेंट्स जो भी होंगे उसके सब्सिडी देगी, तो उसको जैसे हमें पता है कि भाई जो जो होता है उससे सब्सिडाइज रेट में उसको मिलेगा, तो उससे क्या है, उसका प्रोत्साहन बढ़ेगा। उसको रोज रोज की जो जाने की दिक्कत है, मतलब ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो सरकार ने बहुत ही सहानुभूति से और संवेदनशीलता से, हमारे आदरणीय विजय भाई रूपाणी ने मेहनत करके ये बजट में डाली है और इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। और हर एक योजना का इम्प्लीमेंटेशन अच्छी तरह गुजरात में हुआ है, ये उदाहरण है। और ये नहीं, आईएमएफ पर के और आज जो उसके बात आंकड़े कर जो रहे हो, है। ठीक है, तो आप मुख्य प्रधान विजय रूपाणी जी को ही जब एक पत्रकार ने सवाल किया कि इतने जो बच्चे हैं वो हमारी मातृभाषा गुजराती में ही फेल हो गए, उन्हें तो आप बोल रहे हैं कि उन्होंने समझ के बहुत ध्यान रखा है, तो उनको तो वो भी नहीं पता था, वो तो ऐसे ऐसे देखने लगे कि शू बात करो छो आटला विद्यार्थी, मतलब ये रिएक्शन था उनका। यानी उनको तो पता ही नहीं है कि मतलब इतनी बड़ी बोर्ड की एग्जाम है, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, मातृभाषा गुजराती में इतने बच्चे फेल हो गए, आप इस वो बार उनको का ही नहीं पता। तो आप बोल रहे हो कि हर एक चीज का उन्होंने एनालिसिस किया हुआ है, उनको बहुत आप नॉलेज इस है। बार का अगर बजट देखेंगी जलपा जी, तो उसमें मातृभाषा के शिक्षण की जो है राशि अलग से तय की गई है। मातृभाषा में शिक्षण देना, उस पर काफी जोर डाला गया है इस बार। दूसरी एक बात है कि जो संस्कृत भाषा है उसकी भी पाठशालाएं होगी, क्योंकि हमें पता है संस्कृत हमारी धरोहर है और भारत की ये संस्कृत इतनी अच्छी धरोहर है कि पूरे विश्व में आपने देखा होगा कि योगा है, संस्कृत है, वो सभी फॉलो कर रहे हैं आज की डेट में। तो आज हम भी चाहते हैं कि यहाँ पे संस्कृत की पाठशालाएं हो। चलो, और संस्कृत की पाठशालाएं होंगी मान लेते हैं, लेकिन अभी भी हम ग्रामीण इलाके की बात करें तो वहां पर इंग्लिश के टीचर नहीं होते, विज्ञान के टीचर नहीं होते, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि ये संस्कृत पाठशाला आप खोलोगे तो कितनी खोलोगे, पहले तो उसमें कितने विद्यार्थी जो है वो प्रवेश ले सकेंगे, उसका क्राइटेरिया क्या होगा, और अध्यापक का क्या। ये सभी देखिए एक सिस्टम होती है जलपा जी, उसके तहत होता है। जो भी उसकी जो अथॉरिटी होगी वो तय करेगी गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से कि भाई इसमें कितनी कहाँ पे ज़रूरत है। तो वो मैं तो तय नहीं कर सकता, पर जब भी होगा तो बहुत ही अच्छा और सुदृढ़ काम होगा, उतना मुझे पूर्णतः विश्वास है जी। लेकिन टीचर्स के भी वेतन को लेकर अभी हम देखते हैं काफी सारे हैशटैग हमको सोशल मीडिया में देखने को मिलते हैं, वो मसला क्या है। जी, शिक्षण की जब हम बात करें तो
एक है कि गुजरात में पहले से जो भी शिक्षण था, आप भी जानते होंगे कि काफ़ी सारे बच्चे आज बाहर से भी गुजरात में पढ़ने आते हैं। जैसे मैंने अभी पहले कहा कि मतलब वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ आज जी। की तारीख तो में यहाँ बन से चुकी है। कितने जाते हैं बाहर, वो भी तो आपने पढ़ा होगा। नहीं, वो तो मतलब देखिए, हिंदुस्तान में अगर मेरा बच्चा कल जाके बोलेगा कि मुझे बिहार की कोई यूनिवर्सिटी में जाना है संस्कृत सीखने, तो मैं ना नहीं कहूँगा। तो ये तो क्या है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम कहीं पे भी जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, रह सकते जी हैं। बिल्कुल, क्यों और अभी नहीं, आपने देखा सबको कि आजादी है जी। कश्मीर में जो नहीं कर सकते थे, वो भी हमने अभी कर दिया कि भी आप कश्मीर में भी जाओ, आप जमीन जी खरीदो, जी, रहो। कलम 370 वो तो बहुत अच्छा कदम था, उसके लिए तो मोदी जी और शाह को फुल श्रेय जाता है। लेकिन जी, गुजरात की धन्यवाद। बात करें तो ये बेरोजगारी का क्या, मोदी जी और शाह इतने अच्छे अच्छे काम करते हैं और मतलब फिर देखा जाता है तो नहीं उसका नहीं, दर ये नीचे पूरा आता है। जो बात आप कर रहे हो, जनता को पूरा भरोसा है कि ये जो व्यवसाय क्षेत्र जो बढ़ेगा, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज, सब एंसिलरी एजेंसीज, और ज्यादा पूरा एक स्ट्रक्चर है कि छोटे छोटे व्यापारियों को सपोर्ट करने के लिए मुद्रा लोन जैसी बहुत सारी जी। योजनाएं हैं। अच्छा, बात करें अगर हम 4 साल की, तो जी। उसमें क्या क्या चीजें इन सरकार ने की, मतलब जैसे कि आप रिवर फ्रंट गिना रहे थे और भी कुछ गिना रहे थे आप। नहीं देखिए, अभी काफ़ी सारे जब चुनाव हुआ तो आपने भी सुना होगा कि सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो हर एक क्षेत्र में अलग अलग होती है। वो आपको भी मुझसे शायद ज़्यादा पता हो, क्योंकि आप काफ़ी दिन भर ये सब एनालिसिस और सब करते होंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि सर्वांगी विकास जिसको बोलते हैं गुजरात का, उसमें छोटे से छोटा जो इंसान है उसको एक अपना एक कार्ड देना। मतलब जैसा मैंने आपको कहा कि कार्ड दिया, राशन कार्ड दिया, फिर चीज़ें बांटी उनको जब उनको ज़रूरत थी, वो चीज़ से लेके साबरमती रिवर फ्रंट और ऐसे कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जी, प्रोजेक्ट्स भी तो है। मेरा और कहने का आज वही मतलब है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जब इतने सारे हुए, फिर भी बेरोजगारी तो वही की वही रही ना। नहीं नहीं, बेरोजगारी की जो बात है वो अभी सपना हो जाएगी, और आगे के समय में जो गुजरात का मेरा भाई और बहन है वो कभी सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि अगर इतनी सारी इंडस्ट्रीज आ रही हैं और अच्छा काम हो रहा है, जी। तो मुझे नहीं लगता कि ये सब होगा। और कहाँ पर आ रही है इंडस्ट्री और नाम क्या है इंडस्ट्री का? वो तो जैसे जैसे ये इसमें जो बजट हुआ उसमें हम्म। ये जो फैसिलिटीज दी गई, तो उसमें तो काफी आएगी। मतलब उसका रजिस्टर मुझे जाके ऑनलाइन हो तो मुझे देखना पड़ेगा कि लेकिन क्या नाम अभी है। जो बजट में नहीं है, जी। उससे अच्छा तो वाइब्रेंट गुजरात में अपॉर्चुनिटी मिलती थी और मोदी जी के काल में मिलती थी। लेकिन उसके बाद जब मोदी जी दिल्ली चले गए तो मतलब ये भी एक एनालिसिस सामने आया था कि उसके बाद कहीं ना कहीं वो जो बिजनेसमैन था उनका इंटरेस्ट गुजरात के प्रति कम हो गया, देखिए, मोदी क्योंकि जी मोदी जी मतलब दिल्ली चले गए। मोदी जी एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व है और ऐसे नेता है कि उनका विजन था, उसकी वजह से ही आज गुजरात जहां तक पर पहुंचा है वो वहां विजन तो पहुंचा है। चकनाचूर हो गया पर ना, वो मतलब विजन मुख्य प्रधान वो विजय विजन रूपाणी जी को के काल में। वो विजन को उनके बाद के जो भी आए मुख्यमंत्री, उन्होंने बखूबी निभाया है और उनके पद चिन्हों पर चले हैं। उन्होंने जो सिस्टम सेट किया, उन्होंने जो उदाहरण दिया है, उसके उसी के फुटस्टेप्स जो बोलते हैं, उसके नक्शे कदम पर चल के हमारे जो भी मुख्यमंत्री आए गुजरात के, उन्होंने गुजरात के विकास को ही अपना मूल मंत्र बनाया है। ये देखिए, अब बात करें, आंकड़े सब बराबर है, पर ये दिल में होना चाहिए। तो मोदी जी के दिल में था कि भाई मुझे गुजरात के लिए पर कुछ वो दिल करना में है। था तो दिखता तो भी था, आज की यहाँ तो तारीख दिखता ही में नहीं नहीं है। नहीं नहीं, वो आप उसको थोड़ा उसकी आप दृष्टि बदल के अपनी अरे देखिए। मैं क्यों अपनी दृष्टि बदलूं, क्योंकि मैं तो आज पूरी मतलब सही पूरी दृष्टि दुनिया, से पूरा देख रही हूँ। अब मैं गुजरात, चश्मे पहन जलपा के जी, देखूंगी पूरा तो मुझे भी तो पूरा गुजरात आज मतलब बता रहा विकास ही है कि हम दिखेगा। लोग खुश है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। पर उनके पास तो कोई फिर ऐसा ऑप्शन नहीं है नहीं, वो तो स्नेहल जी, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं, नहीं है। अगर कई शहरों विपक्ष में मजबूत होता। इतने सारे लोग खड़े थे, वो बटन दबाने थे, वोट देने थे, तो सभी ने पसंद इसलिए नहीं किया नहीं, क्योंकि क्योंकि हम उनके लोग पास साथ कोई, में खड़े रहे नहीं ना नहीं, उनके। उनके पास ऑप्शन ही नहीं था ना। नहीं, ऑप्शन और नहीं। ठीक है, आप जो बात कर रहे हो ठीक है, ये मुद्दा नहीं है, लेकिन विपक्ष ने तो ईवीएम के घोटाले भी मतलब बताए। अगर मोड़ासा में देखे तो वहां पर भी मतलब हो हल्ला काफी कलेक्टर वो जब कचहरी के जीतते बाहर हुआ हैं था। वो जब जीतते हैं तभी कुछ नहीं करते, तभी सब कुछ ठीक होता है, और जब भी हारते हैं तो कुछ ना कुछ मुद्दे उनके पास, बेसिकली स्कैरसिटी है मुद्दों की, तो वो ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ मुद्दे उठाते रहेंगे। पर मैं तो कहूंगा कि ये अपने टेक्नीशियंस, अपनी जनता पे मतलब उंगली उठाने जैसा होगा कि ये किसी ने मेहनत करके, वो एनआईडी में किसी ने ये मशीन डेवलप किया, किसी ने बनाया, किसी ने मैन्युफैक्चर किया, कितने लोगों के सपने उस चीज़ों से जुड़े हुए हैं, और ये सभी चीज़ एक सिस्टम से चलती है जो हिंदुस्तान का जो एक संविधान है उसके हिसाब से। तो ये सभी चीज़ पे प्रश्न उठाना अपने खुद के वो फायदे के लिए या खुद के ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए जो विपक्ष कर रहा है बार बार, वो मेरी दृष्टि से बहुत उचित नहीं है और बहुत दुखद है अपने देश के लिए। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि ईवीएम में कोई घोटाला नहीं है, जो भी आपको मत आए है वो जनता ने दिए है, जो भी एक कारण हो, लेकिन अब जनता को क्या मिलेगा? अरे, अब मैंने वही कहा कि गुजरात का सर्वांगी विकास, जो पानी है, बिजली है, गुजरात बिजली में सरप्लस है,
पानी में जो जहाँ पे खारा पानी था वो टैंकर राज था पहले, तो वो हटवाया गया और लेकिन लाखों आप जो बात किलोमीटर कर की रहे हो कि मैं पाइपलाइन बोल डाली रही हूँ गई। क्या नया, पानी और बिजली तो जैसे कि नहीं, आप बता रहे हो कुछ जगह अभी मिलता मैं है, वही कुछ उस पे ही इलाकों आ में रहा हूँ, नहीं भी मैं मिलता, उसी पे आ वहां रहा मिल हूँ। जाए तो काफी अच्छा हाँ, है। अभी मेरी बात ही अभी खत्म नहीं हुई थी। मैंने बोला पानी, बिजली, ये सब बेसिक चीजें जो है उसमें जो जो योजनाएं थी उसको ज्यादा सुदृढ़ बनाया। वी आर टेकिंग इट टू नेक्स्ट लेवल। तो अभी गुजरात के पास सरप्लस पावर है जो और कोई राज्य को भी अगर जरूरत हो तो शायद आज नहीं तो कल वो दे सकता है। एक बात तो आप जो बोल रहे हैं कि लोगों को क्या मिला, तो उसमें छोटे से छोटे किसान के बेटे से लेके कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट होगा उसको अपनी फैक्ट्री डालनी है, कुछ डालना है, तो उसके लिए सभी सुविधाएं मिली है उनको। उनको बैंक से लोन इजीली मिल जाते हैं किसान को, और जो युवा है उसको काम करना है तो हम लोग ऐसा आप नहीं लोन है की कि भाई बात कर रहे जाके हो, अगर जैसे कि बैड डेब्ट्स आती है तब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? नहीं, एक देखिए बैड डेब्ट्स वाली जो बात है वो एक संस्था का एक निजी मामला है कि जो लोन देने वाली संस्था करती है, तो वो नहीं हो, मिनिमम हो, इसके लिए उनके कुछ कायदे कानून होते हैं जिसके दायरे में वो लोग काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि वो दायरे में काम करके वो जो करते हैं संस्थाएं, वो सब एकदम ठीक कर लेकिन रहे हैं। देखा गया है कि जिस जिस बैंक में इस तरीके के बड़े घोटाले होते हैं या बैड डेब्ट्स का जब प्रमाण बढ़ जाता है, तब कहीं ना कहीं वो लोगों के मतलब जो ब्याज दर कटता है ना, उसमें बढ़ोतरी हो जाती है। यानी कहीं ना कहीं इफेक्ट तो आम लोगों को ही पड़ती है। नहीं, ये एक गलत बात होगी। आप देखिए कि जिसने भी किया हो उसकी एक सिस्टम, मैं फिर से कहूंगा कि वो जो संस्था है उसकी एक सिस्टम होती है। कोई संस्था ऐसा नहीं करेगी कि दूसरों का पैसा लेके ऐसा देगी, वरना ऐसे अंतरराष्ट्रीय, आज तो पूरा मार्केट खुला है, आपको पता है, वर्ल्ड इज बिकमिंग अ फैमिली। तो ऐसे मामले में ऐसी कोई संस्था ऐसा नहीं कर सकती कि भाई किसी का पैसा लेके किसी को दे दे। ऐसी ये बात मुझे ठीक नहीं लगती, क्योंकि ये जो है संस्था वो खुद की क्रेडिबिलिटी के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए, आज मैं आप कहीं पे बैंक में अपनी मेहनत की जो कमाई है वो अगर हम जमा करवाते हैं तो हमको उस पर भरोसा है कि ये लोग हमारी पैसे को संभालेंगे, और वो करते भी है बखूबी। एक सेट ऑफ रूल्स होता है उनका खुद का, उसके हिसाब से वो लोग संभालते हैं। तो ये एक कहीं लोग भ्रामक बात फैलाते थे, तो मैं आपको भी पर क्लियर करना आपको चाहता कुछ हूँ। भी, मैं पॉइंट बोल रही हूँ, आप बोलते हैं लोग भ्रामक बात फैलाते हैं, तो नहीं, फिर पर आप ये बोल रहे हो मेरा उस पे पक्ष भी मुझे लोग क्यों रखने की भरोसा तो रखते हैं? मेरा हाँ, पक्ष क्यों मैं नहीं, रख आप रख सकता हूँ सकते ना, हो। मैं मेरा पक्ष नहीं ही नहीं, रख रहा बिल्कुल हूँ। बिल्कुल, आप और जो बिल्कुल रख मुझे सकते सही हो। लगता है मैं आपको बताता हूँ, जो जी मुझे गलत लगता है वो भी मैं जी, आपको बताता हूँ, तो और आपके आपका माध्यम से आप सभी जैसे देखने बोल वाले रहे को मैं हो कि बताता वो हूँ। आप खुद की जो राय है वो आप यहाँ पर पेश कर रहे हो, ठीक है, तो ऐसे दूसरे लोग भी हैं, उनको जो लगता है, ऐसा तो है नहीं कि उनको मतलब झूठ फैलाने का शौक है, उनको भी जो लगा कुछ ना कुछ रीजन की वजह से वो उन्होंने नहीं, बोला, एंड तो ऑफ आप द डे, बोलते हो भ्रामक एंड ऑफ द डे बातें फैला देखिए, रहे हो। नहीं, एंड ऑफ द डे क्या है कि जनता सर्वोपरि है। तो जनता जो भी निर्णय लेगी वो हम सबको मानना है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो वो उसके हिसाब से चलती है। तो जनता, गुजरात की जनता है वो काफी समझदार है और सहिष्णुता भी उनमें है। तो उन्होंने जो भी निर्णय लिया उसको हम मान के हम आगे काम कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये सब बातों से कोई ज्यादा फर्क पड़ता है। जनता को पता है कि क्या कितना अच्छा हुआ, कितना गलत हुआ। जी जी। लेकिन रणनीति क्या आगे की? बस गुजरात को हमने उत्तम बनाया है, अभी हम उसको सर्वोत्तम बनाने जा रहे हैं। यही एक मूल मंत्र है। देखिए, सबका साथ सबका विकास वाला जो नारा है उसमें हर एक वर्ग के लोग, हर एक क्षेत्र के लोग आज जुड़े हैं। उसमें हेल्थ केयर, एजुकेशन, फार्मिंग, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सभी चीज़ों में बहुत ही अच्छी तरह से विकास हो रहा है और ये आगे आगे बढ़ता ही रहेगा। हमें नहीं चाहिए कि भाई हम लोगों को ये इतनी चीज दे के वो करे, नहीं। जो योजनाएं थी उसमें ज्यादा पैसे डाले गए, उसको ज्यादा अच्छी तरह लागू करने जी, की लेकिन बात हो गई। उसी पे तो विपक्ष सवाल उठा रहा है कि ये योजना पहले इतने की थी और आज 14,000 करोड़ की हो गई है, तो पैसे कहाँ गए? नहीं, पैसे तो सामने काम हो। आप पर विपक्ष मेट्रो को, नहीं दिखती। अरे मैं जलपा जी, विपक्ष कहीं अगर जाता होगा तो उन्हें नहीं देखा कि कितने सारे चेक डैम आज गुजरात में बन गए हैं। उन्हें नहीं पता होगा कि आज की पर तारीख आप में, जो बोल रहे हो विपक्ष को चेक डैम नहीं दिखाई देता, उनको दिखाई देती है गांव की मतलब और जाती नहर कि जिसकी मरामत नहीं हुई, उनको वो दिखाई देती है। आपको चेक डैम, आपको सरदार सरोवर जो डैम है वो दिखाई देता है, और उनको वो दिखाई देता है कि कहाँ पे किसान रो रहा है कि पानी नहीं है, कहाँ पे नहर जा नहीं, पर रही है जो वही, टूटी हुई है, अगर वो टूटी हुई कुछ नहर का, नहर जो अगर जो मतलब बंजर हालत में है, विपक्ष को वो दिखाई देती है। अगर उनमें स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट अगर होता थोड़ा भी, तो वो नहर कितनी जल्दी रिपेयर हुई उसकी बात तो नहीं करते कभी भी। देखिए, हादसे होते हैं
तो तुरंत ही उसका जो मैकेनिज्म है वो काम में आके उसको तुरंत ही उसको लागू करके उसके जो भी रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से उसकी मरम्मत करता लेकिन है। ये नहीं तो नहीं ये ऐसा नहीं, ऐसी बात आप नहीं है जो कि भाई एक बात कर रहे हो छोटी ना, सी घटना मरम्मत हो ना हो गई। चलो वो समझा जा सकता है, लेकिन जब हम देखा जाए ऐसे ही बजट आते हैं उसी तरह के देखा जाए कि तो इतने करोड़ या इतने लाख का प्रावधान था कि नहर की मरम्मत के लिए, लेकिन जो रुपए है वो तो चले जाते हैं लेकिन काम नहीं होता है। नहीं ऐसा मतलब काम ना हो चलो एक गरीब मान भी ले कि चलो अगले साल की हम राह देख लेंगे, लेकिन पैसे कहाँ गए? नहीं, पैसे कहाँ गए वाला जो प्रश्न है ना वो पूरा एक सरकार की नीति से होता है। ऐसा तो नहीं है कि भाई वो सीधा किसी को दे दे। एक टेंडरिंग सिस्टम से लेके जो भी बनाने वाले कंपनीज या एजेंसीज या व्यक्ति होंगे उनको उसमें वो लोग इन्वॉल्व करके उनका जो भी है रेगुलराइज करके पैसे देते हैं। तो मरम्मत ये नहीं होती और पैसे दे देने के। कांग्रेस का जो मैं अगर बात करूं स्पेसिफिकली तो प्रॉब्लम क्या था कि अभी तक उनको ये प्रश्न ही करने थे। मतलब कुछ भी चीज हो जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा किया और नए नए वो मुहावरे और जुमले निकालते रहते थे। मतलब अभी ज्यादा मैं बोलना उनके बारे में भी उचित नहीं समझता क्योंकि वो समय व्यर्थ करने की बात होगी। तो मेरा ऐसा कहना है आपको भी और आपकी चैनल के माध्यम से सभी लोगों को कि भाई गुजरात की जो सरकार है वो पैसे के मामले में कहीं ना कहीं पे भी मतलब फेल नहीं गई है। और आज की तारीख आपके में ही मुख्य प्रधान बोल रहे थे कि सबसे बड़ा भ्रष्ट खाता कौन सा है, और मैं तो दाद देती हूँ मुख्य प्रधान विजय रूपाणी जी की। आप जो पारदर्शिता की बात कर रहे थे ना, उन्होंने कई ज्यादा ट्रांसपेरेंट बन के बता दिया था। नहीं उनका जो बात थी वो मुझे पता नहीं है वो कब कहा था वो। अरे आप बोल रहे हो और वो मुझे पता नहीं है तो मने खबर नहीं, जैसा विजय रूपाणी जी जैसा बोले आप कि पत्रकार कुछ सवाल पूछे तो बोल दो मने खबर नहीं, यानी बात पूरी मुख्य प्रधान है, उनकी रिस्पांसिबिलिटी है। कौन से खाते के बारे में कहा था वो नहीं पता मुझे, तो मैं कैसे कह पाऊंगा आपको। मतलब मैं कोई कांग्रेस वाला तो हूँ नहीं कि जो भी हो मैं बोल दूं। जो अरे मुझे नहीं, पता है नहीं, तो नहीं, मैं पर बोलूंगा। आप 2 मिनट तो आप इतनी सारी योजनाएं बता रहे थे वो आपको याद है, और आपके मुख्य प्रधान ने क्या बोला वो आपको याद नहीं है। किसके बारे में बोला मैंने? ऐसा कहा कि कौन से जी, खाते की वो बात कर रहे थे मुझे नहीं पता। जी, नहीं उनको कुछ त्रुटि लगी होगी तो वो सुधारी होगी उन्होंने, मुझे नहीं पता। देखिए एंटी करप्शन ब्यूरो ने कितने रेड किए आपको शायद पता होगा, वो 1000 से ऊपर का आंकड़ा है। तो वो अच्छी बात है कि सरकार प्रोएक्टिवली कहती है कि भाई मेरे राज्य में जो भी भ्रष्ट हो, तो ना वो परिवारवाद में मानती है ना फेवरिज्म में मानते हैं। जो भी भ्रष्ट हो तो आप आंकड़े उठा के देखिए एंटी करप्शन ब्यूरो के 1000 से ऊपर रेड्स हुई हैं। और यही सूचित करता है कि सरकार कितनी दृढ़ निश्चयी है। आदरणीय विजय रूपाणी जी की जो लेकिन संवेदनशील अगर हम सरकार खनिज है। विभाग उसकी बात करें तो वहां के जो माफिया कह लो उसके ऊपर तो कोई रेड नहीं होती। रेड तो वहां पे भी होनी चाहिए। रेड तो ऐसा तो देखा जाए तो कई जगह पे भ्रष्टाचार या ऐसे काले धंधे चलते, रेड वहां पर क्यों नहीं होती? अगर आपकी विधानसभा में, ठीक है मुझे अभी आंकड़े नहीं बताने, विधानसभा में बताया गया कि कितनी हेरोइन यानी कि गांजा ड्रग्स पकड़ा गया, कितनी दारू पकड़ी गई, कैसे पकड़ी गई, गुजरात में आई कहां से, दारूबंदी है। नहीं वो बॉर्डर्स पे चेकिंग होती है तभी। ये एक अच्छी बात है कि आप पकड़ी जाने का मतलब क्या है कि वो किसी ने कंज्यूम नहीं किया। आप समझिए बात को कि किसी ने कंज्यूम नहीं पकड़ी किया। गई आप उसकी बात कीजिए ना। नहीं अभी मेरे सामने मैं उसकी बात करूंगा, मैं जो मुझे नहीं पता उसकी मैं कैसे बात कर सकता हूँ जल्पा जी? मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि जो पकड़ी गई आई कैसे, वही मैं आपको पूरी बात मेरी अगर सुनेंगे तो पता चलेगा कि जब भी गुजरात के अंदर आती है तो हमारा यहाँ पे जो महकमा है पुलिस और दूसरी एजेंसीज जो लॉ एनफोर्समेंट के बारे में ध्यान रखती है, उनकी ये विजिलेंस है। और उनकी ये विजिलेंस की वजह से ही और सरकार भी इसमें इतनी ही स्ट्रिक्ट है कि भाई किसी चीज़ को हमको छोड़ना नहीं है। तो गलत काम कोई ना हो गुजरात में, उसके फलस्वरूप ये सब चीज़ें हो रही है। और ये आंकड़े हमको वही सूचित कर रहे हैं कि गुजरात में काफ़ी सारे लोगों ने जो एलिमेंट्स थे तो वो कुछ ना कुछ ऐसा काम कर रहे थे, उनको अच्छी तरह से हमने काउंटर किया है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है और मुझे तो लगता है कि हम सबको गर्व होना चाहिए कि गुजरात में सेफ्टी सिक्योरिटी जो है वो इसकी वजह से ही है कि यहाँ पे हमारे जो पुलिस महकमा है जिन्होंने कोरोना में भी बहुत अच्छा काम किया, तो हमें सराहना करनी चाहिए। जो लोग मतलब ये बियर पीते हुए, दारू पीते हुए पकड़े जाते हैं, उनका क्या कहना है? यानी कि कहीं ना कहीं आप ऐसा बोल रहे हो कि पुलिस नाकामयाब रही या कहीं ना कहीं वो टीम नहीं पकड़ पाई इसीलिए तो लोगों के तक जा पहुंचता है। वो मुद्दा भी तो देखिए।
नहीं, इसलिए जो आप कह रहे हैं ना, वो छुटपुट घटना, अगेन मैं कहना चाहूंगा कि अपना राज्य की रोज जो होती है, आपको जनसंख्या है, छुटपुट लगती है? पर इतने करोड़ों की संख्या में एक या दो घटना अगर होती है जी। तो और आपको अगर हम वो हेरोइन की, पकड़ी अगर जाती है, गांजा की, उसके लिए होना हम चाहिए। हेरोइन और गांजा की बात कर ले तो 2019 में ही ये बहुत बड़ा कांड सामने आया था कि कितनी जगह पे, और वहां पर बोला भी गया था कि क्या अब उड़ता पंजाब के बाद क्या उड़ता गुजरात होगा, क्वेश्चन मार्क, ऐसा भी हुआ था सामने। यानी कि वो हेरोइन और ड्रग्स कहां से आए? ये जो मैं फिर से कहूंगा कि ये जो हमारी तंत्र है हमारा, वो बहुत सुदृढ़ तरीके से काम कर रहा है, तो उसके फलस्वरूप ही ये सब चीजें जो जी, तभी तो कैप्चर माफिया होती हिम्मत हैं। कर देते। अगर इतना सुधड़ होता तो डर लगता ना उनको, वो क्यों मतलब भेजते यहाँ पर, गुजरात में कैसे आता? देखिए, ये जो है वो ऐसा तो कोई, आप एक मुझे पूरे विश्व में एक शहर या ऐसा कोई राज्य ऐसा बताइए कि जहाँ पे कोई भी एंटी सोशल एक्टिविटीज नहीं होती। ये जहाँ भी नहीं है। नहीं, आप बोल रहे हैं एंटी सोशल एक्टिव नहीं होती, यानी कि होती है। अगर होती, अगर उस बात को विपक्ष या कोई बोले तो आप बोलते हो ये तो भ्रामक बातें फैला रहा है। मैं मेरा सेंटेंस पूरा अभी नहीं हुआ। मैं बोल रहा था कि ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहां ऐसा नहीं होता, पर उसे अच्छी तरह से रोकना, उसे पकड़ना, वही एक सरकार की उसका जो ड्यूटी है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसमें हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जो ये संवेदनशील सरकार है, वो 100% मेरी दृष्टि से खरी उतरी। जी जी, बिल्कुल। लेकिन फिर भी अगर हम दूसरी बात करें, जैसे कि फायर सेफ्टी की हम बात कर ले, संवेदनशील आपने बात की है, तो फायर सेफ्टी की हम देखें तो कितने अस्पताल में अभी आग लगी थी। हम सूरत वाले उस अग्नि की घटना को तो कैसे भूल जाए, उस बारे में क्या कहना है? नहीं, ये सब कोई भी घटना, उसमें भ्रष्टाचार किसका था? हर एक घटना में जिसमें हमारे कोई गुजरात का भाई बहन या किसी को भी नुकसान होता है, वो दुखद है, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। और उसमें से जो भी त्रुटियां अगर रह गई है किसी की भी लेवल पे, तो वो तुरंत क्लियर की जाती है और उसका ये घटना फिर से दोबारा ना हो, ऐसा ध्यान रखा जाता है। और लेकिन उस टाइम पे भी होता ऐसा है कि मुख्य प्रधान आते हैं, ठीक है, अपना शोक व्यक्त करते हैं, बोलते हैं कि ये कमेटी बनाई है, ये लोग हैं, बताते भी है नाम, लेकिन उसके बाद हम सिर्फ राह देखते रह जाते हैं, लेकिन कोई वो कमेटी की रिपोर्ट सामने ही नहीं आती। देखिए, कमेटी का काम है या वो। फिर जो लोगों को शायद गिने चुने लोगों को पकड़ के अंदर डाला भी जाता है, वो भी बाहर आ जाते जलपा हैं। जी, जुडिशरी जब भी, व्हेन वी हैव अ जुडिशियल सिस्टम इन प्लेस, तो ऑनरेबल कोर्ट में जो चीज़ एक बार होती है, तो कमिटी मुझे नहीं लगता कि वो साझा करेगी, वो शायद कोर्ट में सबमिट किया होगा। तो जब भी किसी चीज़ का, जब भी किसी चीज़ में जुडिशरी आता है, आपको भी पता होगा, तो उस हिसाब से ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ साझा कर दे। पर हाँ, हमारा जो न्याय तंत्र है उस पर हमें पूरा भरोसा रखकर वो जो भी निर्णय ले वो हम करते हैं, और हम लोग ध्यान रखते हैं कि वो प्रक्रिया में लेकिन हर एक साझा का क्यों नाम ना आए। हो, क्योंकि ये घटना गई तो मतलब सरकार का क्या गया, जिसने मतलब खुद के व्यक्ति गुमाए हैं उनको ही दुख पता है। जैसे कि जो अस्पताल का बनाव था, अभी भी हम देख ले तो कई ऐसे ट्यूशन क्लासिक होंगे, अस्पताल होंगे कि जिनके पास फायर सेफ्टी के उचित साधन नहीं होंगे। ये उसके लिए जो फायर डिपार्टमेंट और जो उसके कंसर्न ऑफिसर्स है, वो हमेशा विजिलेंटली काम करते रहते हैं। तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कहीं ऐसा कोई ऐसी त्रुटि थी कि जहाँ की जिसकी वजह से आग लगे और ऐसा कोई नुकसान हो। क्योंकि मैं भी खुद, आप भी, मैं भी तो सब, आग कहाँ से लगी? नहीं, हम लोग, मैं ऐसा ही बोल रहा हूँ कि हम लोग भी आज सब जगह जाते हैं, ये मकान है दूसरा, तो हर एक जगह पे आप देखते हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर्स है, वो जो रेड कलर की पाइप्स है, वो सब, उसका जो पानी का सिस्टम है, वो सब सुचारू रूप से चल रहा है। उसका कॉरपोरेशन से लेके दूसरे भी जो भी एजेंसीज है, वो एक अध्ययन भी करती रहती है। तो ऐसा है, और कहीं पे जो भी घटना हुई वो बहुत ही दुखद है। उसका कारण ढूंढेंगे जो भी लोग हैं वो, और उसका उचित उपाय करेंगे। जी, चलो ठीक है, मुद्दे पे आ जाते हैं। बेरोजगारी का मुद्दा चल रहा था, तो अभी आप जो बोल रहे थे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उसमें किस तरीके से मतलब सरकार का उसमें दायित्व क्या रहता है? मतलब क्या मतलब फीस रहती है, या सरकार जो है वो मुफ्त में प्रशिक्षण प्रदान करती है, उस बारे में भी बताइए। नहीं, इसमें ये जो अपनी एक सिस्टम है, आईटीआईज है जो, फॉर एग्जांपल, कि आईटीआई में सब टेक्निकल एजुकेशन दिया जाता है बच्चों को, तो अभी उसी को, उसमें जो उसका सिलेबस है, उसका करिकुलम है, उसमें कैसे कोर्सेज को ऐड करना, उसकी जो लेबोरेटरीज है उसको कैसे डिजिटलाइज करना, उसको कैसे मॉडर्नाइज करना, वो सब चीज़ें। तो अभी जो हाल में अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर है ये उसको जो बढ़ाने की मॉडर्नाइज बात है। करेगा, या फिर जैसे कि स्कूल को या कॉलेज को अपडेट करना है, तो उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा वो कौन करेगा? सरकार करेगी या फिर उसका ओनर करेगा? नहीं, अगर आप सरकारी संस्था की बात कर रहे हैं तो सरकार करेगी, और अगर आप प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहे हैं तो उसके ओनर जो जी, विचार यानी कि करके ओनर्स करेंगे। खर्चा करेंगे तो फीस भी बढ़ाएंगे। वो ओनर के ऊपर है, हम लोग नहीं, मतलब किसी की संस्था अगर है
तो वो अपने हिसाब से एक सेट ऑफ रूल्स होता है जो गवर्नमेंट का, उसके दायरे में ही फीस ले सकता है। जी, लेकिन आपको क्या लगता है कि फिर वो आर्ग्यूमेंट नहीं रखेंगे कि इतनी हमने सुविधा दी है, आपके ही बजट के में जो आपने प्रावधान दिए थे उस हिसाब से, तो हम तो फीस तो बढ़ाएंगे फिर? ये एक अलग ही विषय हो जाएगा, क्योंकि वो जो संस्था की फीस है वो उन्हें डिसाइड करनी है। बट मैं ऐसा कहूँगा कि जो कैपिंग है वो सरकार ने बहुत ही ध्यान रखा है, तो उसमें कोई ऐसा अन्याय किसी को हो ऐसा मुझे नहीं लग रहा। जी, लेकिन आप जो अपडेशन की बात कर रहे हो, यानी कि आप मानते हो कि अभी वो शिक्षा का स्तर नहीं है नहीं, अगेन हमारा मैं उस लेवल का? नहीं, बहुत अच्छा आपने पूछा। ये मैं फिर से आपके माध्यम से सभी जो लोग देख रहे हैं या अपना कार्यक्रम, उसे कहना चाहता हूँ कि गुजरात को हमको बेहतर से बेहतरीन बनाने की बात है। उत्तम, गुजराती बोलते हैं, उत्तम से सर्वोत्तम बनाने की बात है। तो हर एक लेवल पे हम लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं आज की तारीख में, पर इसको और आगे कैसे ले जा सकते हैं? जैसे सैटेलाइट मैपिंग का एक सिस्टम इन्वॉल्व किया गया है, जिसमें हमारे फार्मर्स हैं, उनकी ज़मीन की सभी चीज़ें वो ध्यान से देख सकते हैं, उनको एजुकेट करेंगे। तो ये एक छोटा सा उदाहरण नेट दिया आता मैंने। है सब इलाकों में? हाँ, उसके लिए तो टावर डाल रही है ना सरकार। जहाँ जहाँ पे पर्वतीय इलाकों में कहीं पे प्रॉब्लम था, जहाँ बच्चे को पढ़ने में दिक्कत आई, लोगों ने सब सुझाव दिए, वहाँ सरकार खुद के खर्चे से टावर डाल रही है। तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है अभी। जी, चलो सरकार टावर डाल देंगी, लेकिन वो जो इंटरनेट हो गई उसका रिचार्ज कौन करवाएगा? ये देखिए, ये तो हर एक का पर्सनल निजी विषय है। आज मैंने नहीं, पर आप पहले मुझे आप प्रशिक्षण गिनवाते हो, फिर हम नहीं, समस्या सरकार का लाते काम हैं मुझे तो रोड आप देना टावर है, दिखाते गाड़ी हो, तो मैं पर ही आपने चलाऊंगा ना। टावर दिखा दिया जब मैं रिचार्ज का पूछती हूँ, फिर आप फिर से मेरी वहीं पे आ जलपाली, जाते हो कि निजी विषय। सरकार रोड बनाती है, गाड़ी तो मैं ही चलाऊंगा मेरी लेके, या तो मैं साइकिल चलाऊं, गाड़ी चलाऊं, स्कूटर चलाऊं, वो मैं चलाऊंगा। तो उस जी, हिसाब से लेकिन सरकार दंड भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर लिया दे रही जाता है। है, मास्क का ही देख लो, जी, दंड भी तो लिया जाता है। नहीं, ये एक लॉ एनफोर्समेंट का जो पूरा मैंने कहा, जैसे जो सिस्टम है उसके हिसाब से वो लोग को जो उचित लगता है जो समय पे, वो करते हैं। जी जी, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है कि चलो बजट में बात तो की है, चलो हम लोग ज्यादा बात नहीं करते, 2 लाख रोजगारी देने की जो बात कही है, वो कौन से क्षेत्र में दी जाएगी और क्राइटेरिया क्या रहेगा नहीं, और कब? इसमें जैसे मैंने पहले भी कहा कि हर एक साल अप्रोक्सीमेटली 1.7 लाख जॉब जो है वो इसमें गवर्नमेंट में, गुजरात गवर्नमेंट ने प्रावधान किया है। तो उसी हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग लोगों को इसका जो है वो फ़ायदा मिलेगा। और दूसरा कि रिक्रूटमेंट जो एजेंसीज है उनके साथ भी सरकार संपर्क में है, तो उस हिसाब से। और जैसे मैंने आपको बताया अच्छा, आंकड़े। ये जो रिक्रूटिंग एजेंसी के बारे में आप बता रहे हो, वो जी, कोई तो चार्ज लेती होगी ना? एनजीओ तो है नहीं, मुफ्त में तो सेवा देती नहीं होगी, चार्ज कौन देता है? नहीं, रिक्रूटमेंट एजेंसी का मैं फिर से आपको कहूँगा कि कोई भी सुविधा है वो किसी नागरिक को उसका उपयोग करना या ना करना वो उसकी निजी चीज़ है। सरकार का जो दायित्व है वो ये है कि उसको बेस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी प्रदान करना। जी, लेकिन आप जो रिक्रूटिंग एजेंसी की बात कर रहे हो, यानी वो सरकारी वो या फिर जो प्राइवेट मतलब रिक्रूटिंग एजेंसी होती है? इसमें ऐसा है कि काफ़ी जगह पे सरकार विल बी काइंड ऑफ अ कैटालिस्ट, कि एक कुछ भी एक चीज़ हो रही है उसमें कैसा उपयोगी होके उस चीज़ को जल्दी किया जाए। तो उसी प्रकार से सरकार इसमें भाग लेकर, प्रोएक्टिव भाग लेकर, वो जो एजेंसी है उसके साथ उनकी भी कई दिक्कतें होगी, स्कूल कॉलेज की बच्चों की भी जो प्रॉब्लम्स होगी, सरकार के लेवल पे जो भी मदद हो पाएगी वो करेगी। तो बेसिकली ऐसा है कि उसको स्मूथनिंग करेगी, वो जो प्रोसेस है पूरा उसको स्मूथ करेगी सरकार, साथ में रहकर संवेदनशीलता से, अच्छी नहीं, तरह लेकिन से। संवेदनशील सरकार की बात कर रहे हो, हमने आप रोजगारी मतलब मेला जिसे हम गुजराती में बोलते हैं, वो भी काफी सारे हमने देखे, जॉब फेयर, लेकिन उसके बाद भी तो बेरोजगारी तो दिखी ही हमको। नहीं, ये मैं वही बोल रहा हूँ कि परसेंटेज काफ़ी कम है। और दूसरी बात ये कि जो रोजगार मेले वगैरह है उसमें भी मैंने जैसे कहा कि सरकार का भी खुद की योजनाएं काफ़ी है। इस बार आदरणीय नितिन पटेल जी ने फ्लोर पर भी कहा था कि इस बार रोजगारी को हम बहुत ही ज़्यादा प्राधान्य देकर हम निश्चित करेंगे कि जो उचित व्यक्ति को उचित जगह पे उनकी नौकरी, उनके जो कौशल्य है, उनकी जो स्किल्स है उसके आधार पे मिल जाए, और सरकार उसमें पूर्णतः मदद करेगी उसे। जी, लेकिन सरकार मदद कैसे करेगी, मतलब उसकी प्रोसेस क्या रहेगी? जैसे कि अगर कोई बेरोजगार है, वो चाहता है कि सरकार, संवेदनशील सरकार हमको मदद करे, तो उसकी प्रक्रिया क्या रहेगी, वो भी तो बताना चाहिए। नहीं, वो उन्होंने कहा था कि हर एक का जो फेज होगा उसमें वो फेज वाइज बताएंगे। दिस वाज अ बिगर पिक्चर व्हेन दिस कितने बजट सालों का? वाज, व्हेन दिस बजट, जो बजट होता है 21-22 का, उसमें उन्होंने ये बताया। और अभी स्टेज वाइज जो जो भी विषय हैं उन पे वो लोग बात करेंगे, उनका एक सिस्टम करके उसमें सबको सम्मिलित करेंगे।
चलो ठीक है, समय का भी थोड़ा अभाव है, तो स्नेहल जी आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए आपका धन्यवाद। शुक्रिया। नमस्कार। तो आज का हमारा मुद्दा था कि मुख्य प्रधान विजय रूपाणी के राज में क्यों बेरोजगारी बढ़ गई। बजट में बात तो की गई है कि हम 2 लाख जो जॉब्स है वो देंगे, बात कही गई, दूसरी भी बातें कई सारी कही गई। ऐसे तो बजट भी मतलब सारे ही लोगों ने काफ़ी सारे देखे, आंकड़े भी हम हर वक्त सुनते हैं, उसके बाद कितना बेनिफिट हम तक पहुंचता है वो भी हम भली भांति ही जानते हैं। लेकिन बात तो एक रिपोर्ट के मुताबिक ये सही है कि नरेंद्र मोदी जी तब थे तब जो गुजरात में रहने का मजा था वो कहीं ना कहीं अब कम हो गया है, या फिर बेरोजगारी के दर के आंकड़े ही बताते हैं कि मोदी जी कैसे शासन करते थे और अभी जो भी समस्या है वो क्यों उत्पन्न हो रही है। ठीक है, उम्मीद रखते हैं कि अब सरकार ने बजट में कुछ पॉजिटिव बातें हर बार की तरह की तो है, इस बार शायद कोई सॉल्यूशन निकल आए। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज के साथ। नमस्कार।